स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक देखो हम लोग क्या क्या पढ़े। हमने जीएवी निकालना सीख लिया है, करेक्ट। अलग अलग केसेस बनेंगे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कि किस केस में कैसे टैक्स होगा। ये अलग अलग केसेस क्या है? सबसे पहला है सबसे सिंपल केस जो हम लोग कितनी बार कर चुके हैं कि हमारा हाउस प्रॉपर्टी पूरे साल लेट आउट था, तो हमारा जीएवी कैसे निकलेगा? सिंपल है, एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे, वो हम लोग को आता है म्यूनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। एक्चुअल रेंट निकालेंगे, दोनों में से जो भी हायर है उसको हम लोग जीएवी ले लेंगे, करेक्ट। अब ईआर निकालने का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। एक्चुअल रेंट में से हम लोगों को कॉम्पोजिट रेंट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो जितना रेंट हाउस प्रॉपर्टी का है उसको अलग कर लेना है, क्योंकि कॉम्पोजिट रेंट का कॉन्सेप्ट हम लोग फर्स्ट क्लास में ही पढ़ लिए थे कि कॉम्पोजिट रेंट के अंदर जो रेंट अदर सर्विसेज के लिए है उसको हम लोग पीजीबीपी में लेके जाते हैं। अब केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 ये है कि मेरी प्रॉपर्टी साल के कुछ पार्ट के लिए वेकेंट पड़ी थी। वेकेंट मतलब उस दौरान मेरे को कोई टेनेंट ही नहीं मिला। टेनेंट ही नहीं मिला तो उस केस में क्या होगा? हम क्या करेंगे, एक्चुअल रेंट जो है उसमें से एक्चुअल रेंट या एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर उसमें से लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस करते थे। लॉस ड्यू टू वैकेंसी का 2 सिचुएशन था, हो सकता है पीरियड इन मंथ्स दिया रहे तो भी सिखाया था कि कैसे निकालना है, और अगर क्वेश्चन चला के ही पूरा का पूरा लॉस का अमाउंट दे दे तब तो और ही टेंशन नहीं है, सीधा उसको यूज करना है। आज हम लोग करेंगे केस 3, केस 4, केस 5 एंड केस 6। देखो केस 3 क्या बोलता है। केस 3 ये बोलता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास एक घर है, ठीक है, उस घर के अंदर मैं अप्रैल से लेकर के दिसंबर में रहा, जनवरी में मैंने एक नया घर खरीद लिया तो जनवरी से मार्च में मैंने उस पुराने घर को लेट आउट कर दिया। हो ही सकता है, बहुत प्रैक्टिकल सिनेरियो है, कई लोगों के संग होता है। अब इस केस में हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैसे निकालें? क्योंकि अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे या तो पूरे साल लेट आउट है, ये अलग बात है कि टेनेंट नहीं मिल रहा तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी करेंगे, या फिर पूरे ही साल सेल्फ ऑक्यूपाइड है। जो आधे साल लेट आउट है या एक पार्ट ऑफ द ईयर में लेट आउट है, एक पार्ट ऑफ द ईयर के अंदर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसमें क्या करेंगे? तो सुनो, 3 पॉइंट्स के अंदर मैंने इसको समराइज किया, पहले रीड करते हैं, एक इलस्ट्रेशन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो, अगर मेरा सिंगल यूनिट है प्रॉपर्टी का, सिंगल यूनिट है मतलब एक ही घर है, वो ही मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड था एक पार्ट में और वो ही रिमेनिंग पार्ट में लेट आउट था, तब हम लोग क्या करेंगे, उसको मान लेंगे, मान लेंगे कि वो पूरे ही साल लेट आउट था। तब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट पूरे ही साल का निकालेंगे। एक्चुअल रेंट कब का निकलेगा? सिर्फ लेट आउट पीरियड का निकलेगा, क्योंकि एक्चुअल रेंट तो एक्चुअल है ना, जो सच है। अगर 6 महीने में खुद था तो उस समय तो कोई एक्चुअल रेंट आया ही नहीं। तो एक्सपेक्टेड रेंट याद रखना पूरे ही साल का लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर सिंगल घर के अंदर ही मैं कुछ महीने था और कुछ महीने उसको भाड़े पे लगा दिया था, तो हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग मानते हैं पूरे ही साल वो लेट आउट था। एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का लीजिए, एक्चुअल रेंट तो जितना आया वो ही लेना है, कंपेयर कर लेंगे और जैसा हम लोग करते हैं बिल्कुल हु बहू वैसा ही करके क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाएंगे। जो हम लोग का प्रोसेस रहता है, एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर उसको जीएवी पकड़ लो, जीएवी में से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस कर दो। म्यूनिसिपल टैक्स क्या पूरे साल का माइनस करेंगे? बोला हाँ, अलाउड है, पूरे साल का माइनस कर लो। भले ही 4 महीने आप रह रहे थे, लेकिन इस केस में हम लोग क्या मानते हैं कि पूरे ही साल प्रॉपर्टी लेट आउट था, तो म्यूनिसिपल टैक्स भी पूरे ही साल का माइनस कर लीजिए, खत्म। आपका अगर कोई इंटरेस्ट है तो उसको भी माइनस कर लेना, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको मिल ही जाएगा, खत्म, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन देख करके हम लोग को समझना पड़ेगा कि वो किस सिचुएशन में गिर रहा है। अब केस नंबर 4 देखो, केस नंबर 4 क्या है, जो पूरा फुल सेल्फ ऑक्यूपाइड है या फिर अनऑक्यूपाइड है। अच्छा, सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड में कोई फर्क है क्या? हाँ, क्लोज है अपने। सेल्फ ऑक्यूपाइड तो एकदम ठीक है, जिसको मैंने ही ऑक्यूपाई किया। मैं किस कारण से ऑक्यूपाई कर सकता हूँ? 2 कारणों से ऑक्यूपाई कर सकता हूँ। या तो मैं उसमें बिजनेस प्रोफेशन करता हूँ, जैसे ये जो मेरा सेंटर है ये मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेकिन मैं यहाँ पे बिजनेस करता हूँ, तो इसको तो हम लोग डे 1 में ही बाहर कर दिए थे हाउस प्रॉपर्टी से। और दूसरा हो सकता है कि मैं रेसिडेंशियल पर्पस के लिए रह रहा हूँ, जो मेरा अपना घर है, उसको भी हम लोग बाहर कर देंगे।
अनऑक्यूपाइड ये होता है जिसमें मैं नहीं ऑक्यूपाई कर रहा हूं, इट इज नॉट सेल्फ ऑक्यूपाइड, मगर कोई और भी नहीं है। कैसे हो सकता है? ये सिंपल है, मेरे को लेट आउट करना था लेकिन पूरे साल ही कोई टेनेंट नहीं आया, और ना ही मैंने उसको किसी बिजनेस प्रोफेशन में लगाया। ये भी तो कर सकते थे कि यार कोई बात नहीं, कोई टेनेंट नहीं आ रहा तो चलो ना यहाँ पे एक स्टॉल लगा लेते हैं, कोई टेनेंट नहीं मिल रहा चलो पाव भाजी की दुकान लगा लेते हैं, कम से कम धंधा होगा। वो भी नहीं किया, बंद पड़ा है। तो अनऑक्यूपाइड वो होता है। इस केस में क्या होता है, एनएवी को हम लोग निल मान लेंगे, क्योंकि भाई बेचारे का कैसे इनकम बना दे, इनकम कहां से बना देंगे उसका, तो इलॉजिकल है। तो हम लोग सीधा किस स्टेप से स्टार्ट करते हैं कि दोस्त एनएवी ही निल है। अब ये जो एनएवी निल है इसके अगेंस्ट में, एनएवी निल है तो क्या म्यूनिसिपल टैक्स भी निल रहा होगा क्या? वो तो पे हुआ ही होगा। तो हम लोग क्यों ऐसा नहीं बोले कि जीएवी को निल करते हैं, क्योंकि जीएवी को निल करके म्यूनिसिपल टैक्स लेस करेंगे तो फालतू का लॉस भी मिल जाएगा ना असेसी को, तो उसका लॉस का बेनिफिट गवर्नमेंट नहीं देना चाहती है। गवर्नमेंट ये नहीं देना चाहती है कि तुमको लॉस का बेनिफिट दे, कोई बात नहीं, तुम्हारा इनकम नहीं हुआ इसलिए हम लोग एनएवी लेंगे। इसीलिए देखो मैंने क्या लिखा है, नो डिडक्शन फॉर म्यूनिसिपल टैक्स इज अवेलेबल, क्योंकि तभी हम लोग एनएवी को निल मान रहे हैं, वरना तो अगला बोलेगा ना कि भाई हम साल का 15,000 रुपया का म्यूनिसिपल टैक्स पे किया, उसका लॉस दो, नहीं देंगे। आपका इनकम निल है, कोई बात नहीं, हम निल मान लिए, लेकिन नहीं मिलेगा। इसके अंदर क्या डिडक्शन मिलता है? सिर्फ एक डिडक्शन मिलता है, इंटरेस्ट का, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होगा, एनएवी निल है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% है एनएवी का, वो बाई डिफॉल्ट ही निल हो गया। यहां पे एक प्रॉब्लम हुआ केस 4 में। प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि जो पैसे वाले लोग हैं ना, उन लोगों के केस के अंदर उनके पास क्या एक या दो ही घर है। जैसे शाहरुख खान है, द 42 तुम लोग सुना है कोलकाता में, द 42 के अंदर बोला जाता है शाहरुख खान का एक फ्लैट है। शाहरुख खान के पास मुंबई में मन्नत है, दिल्ली के अंदर वो जिस पहले दिल्ली से था तो उस दिल्ली का भी घर उसके पास है, बंगलो, दुबई में उसके पास एक फ्लैट है, लंदन में उसके पास एक घर है, तो 5 घर तो शाहरुख खान का पब्लिक रिकॉर्ड्स में ही है। अच्छा, ये पांचों मान करके चलो शाहरुख खान बोलता है मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हो ही सकता है, उसको जरूरत है भाड़ा पे देने का, पैसा का कमी है, क्यों देगा भाड़े पे, हर घर अपना पर्सनलाइज करा के रखा है, क्यों देगा वो भाड़े पे। गवर्नमेंट यहां पे बोलती है कि 1 मिनट रुक जाओ, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर जो हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं कि आपका एनएवी निल है, ये बेनिफिट सिर्फ 2 ही घर तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा बस। उसके बियॉन्ड आपने भाड़े पे नहीं लगाया, हमें कैसे पता? क्या पता कैश में ले रहे होंगे आप रेंट, वरना मेरे पास अगर पैसा हो मैं 10 घर खरीद लूंगा, एक कृषांक को दे देंगे, एक अभय को दे देंगे, एक सुहानी को दे देंगे, एक तुमको दे देंगे, और भी 6 जन को और दे देंगे, और सबको बोलेंगे सब लोग रेंट मेरे को कैश में ही देना, ताकि गवर्नमेंट को कानों कानी भनक नहीं हो कि ये सच में रेंट पा रहा है क्या। और गवर्नमेंट को बोल देंगे देख लो मेरा बैंक स्टेटमेंट, 1 रुपया ही नहीं आया, सब सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, 2 घर तक मान लिया जाएगा कि आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हो ही सकता है माँ बाप एक में रह रहे हैं, मैं अपना एक में रह रहा हूं, उससे ज्यादा डीम लेट आउट मान लिया जाएगा। क्वेश्चन ये है, शाहरुख खान के पास 5 घर है, कौन से सेल्फ ऑक्यूपाइड माने जाए, कौन से डीम्ड लेट आउट माने जाए? बट कौन से 3, कौन से 2? मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि जिस डेट से हमने घर को खरीदा उस डेट से मान लेंगे। अब एक चीज मेरे को बताओ, जब वो पहला घर खरीदा था वो बहुत छोटा घर था, उसका अगर कल को एक्सपेक्टेड रेंट निकल भी जाए तो बहुत कम निकलेगा, क्योंकि छोटा सा साइज का था। लेकिन बाद में वो मन्नत खरीद लिया, अब मन्नत का एक्सपेक्टेड रेंट तो भाई बहुत हाई आ जाएगा। तो अब शाहरुख खान ये बोल रहा है कि भाई तुम लोग का एक तो इतना घटिया कानून कि तुम लोग डिसाइड कर लिया मेरे बारे में कि कौन सा सेल्फ ऑक्यूपाइड और कौन सा डीम्ड लेट आउट है। यहां पे गवर्नमेंट बोलती है नहीं, आप ही के ऊपर वो चॉइस दे दी है, जो 2 आपको लेना ले लो, जो 2 आपको लगता है आप ले लो सेल्फ ऑक्यूपाइड, बाकी 3 या 2 से जितने भी ज्यादा है, मुकेश अंबानी के पास हो सकता है 20 घर होंगे, दुनिया के हर शहर में घर होगा उसके पास, तो वो 2 आप चूज कर लो, आपको जिस भी 2 में रहना है, जो भी 2 आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड लेना है, बाद बाकी सारे डीम्ड लेट आउट हो जाएंगे। तो ये याद रखेंगे, चॉइस अपना है। और आज एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें ये चॉइस करना सीखेंगे। चॉइस करेंगे तो शाहरुख खान को थोड़ी हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, वो थोड़ी क्लासरूम में आके पढ़ा है,
कल को तुम लोग टैक्स एडवाइजर बन जाएगा शाहरुख या सलमान का, तो पता होना चाहिए ना कि कैसे टैक्स एडवाइस करे, कौन से 2 घर को उसको सिलेक्ट करवाएं जिससे कि उसका टैक्स लाइबिलिटी कम आए। हमेशा एज अ टैक्स एडवाइजर अपना कोशिश यही रहेगा कि अपन किसी का भी टैक्स लाइबिलिटी कम से कम कराए, लेकिन लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से नहीं, वरना जेल चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो बेनिफिट है ना, ये सिर्फ इंडिविजुअल को है और एचयूएफ को है। इसके पीछे का लॉजिक कोई बता पाएगा क्या, क्यों है ऐसा? हम्म क्योंकि कंपनी कैसे सेल्फ ऑक्यूपाई करेगी? कंपनी रहता है, कंपनी कागज का टुकड़ा है, कंपनी का कोई फिजिकल प्रेजेंस थोड़ी है। हाँ, कंपनी को जगह जरूर लगता है, लेकिन वो जगह तो उनके बिजनेस प्रोफेशन में यूज हो रहा है ना, वो तो हम लोग शुरू दिन से ही माइनस कर दिए। अरे भाई, आदित्य बिरला ग्रुप के पास 50 ऑफिस है पूरे इंडिया में, तो वो तो हाउस प्रॉपर्टी में गिन ही नहीं रहे हम लोग तो पहले ही क्लास में बोल देते कि जो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है उसको तो वहीं से वहीं निकाल दो, हटा दो। जो आप हाउस प्रॉपर्टी रेंट के लिए कमा रहे हो, कंपनी क्यों सेल्फ ऑक्यूपाई करेगा भाई? कंपनी को क्या रेंट का मतलब, कहां रहेगा कंपनी? तो इसलिए ये सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए है। जो लोग फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जो कोई भी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी, एलएलपी, ये तो सब कागज पे एग्जिस्ट करते हैं, और वो कागज भी आज के दिन में लैपटॉप में आता है, फिजिकली कोई रखता नहीं है, तो उसका कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड का बेनिफिट नहीं है। अब एक प्रॉब्लम आया, वो केस नंबर 5 में। डीएलएफ बोल के एक कंपनी है, नाम सुने हो क्या? एक टाइम पे आईपीएल का प्राइम स्पॉन्सर था। जैसे, हाँ, जैसे आज टाटा आईपीएल है, वैसे तुम लोग तो खैर बहुत ही छोटा होगा, उस समय हम भी छोटा ही था, उस समय डीएलएफ आईपीएल हुआ करता था। डीएलएफ किस बिजनेस में पता है क्या? ये चीज नहीं पता है? डीएलएफ जो है रियल एस्टेट के अंदर है। तुम लोग गुड़गांव अगर कभी जाने का काम पड़ेगा, तो वहां पे बोला जाता है इंडिया का बेस्ट मॉल है डीएलएफ मॉल। डीएलएफ का काम है हर टाइप का रियल एस्टेट बनाना। रियल एस्टेट तो क्या है पता होगा तुम लोगों को? रियल एस्टेट मतलब बिल्डिंग बनाना, बस। अब बिल्डिंग कितने टाइप का हो सकता है? रेसिडेंशियल भी हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है। कमर्शियल मतलब मॉल बना दिए, साउथ सिटी मॉल है, मनी स्क्वायर मॉल है, मनी ग्रुप क्या किया, एक मॉल बना दिया, सिटी सेंटर अंबुजा नेयोटिया का। ठीक है, कमर्शियल भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? ऑफिस स्पेसेस कई बार इन लोग बना देते हैं। ऑफिस स्पेसेस मतलब क्या होता है? जो प्योरली सिर्फ ऑफिसेस के लिए ही दिया रहेगा। डीएलएफ का एक साइबर सिटी है गुड़गांव के अंदर, अगर नाम सुना होगा तो, साइबर सिटी बोल के, एरो सिटी, साइबर सिटी, खाली ऑफिसेज है। ईवाई, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, सारा बिग फोर्स वहां पे, मैकेंजी, बेन, बीसीजी, सब कुछ है वहां पे साइबर सिटी के अंदर। तो अब डीएलएफ जैसा लोगों के लिए भी हाउस प्रॉपर्टी रेलिवेंट होगा, क्योंकि इन लोग सारा चीज बेचता थोड़ी है, कुछ तो इन लोग रेंट पे भी देता होगा। जैसे मॉल है, मॉल के अंदर कोई भी कभी जगह बेचता नहीं है, ठीक है? मॉल में हमेशा याद रखना लोग रेंट पे ही देते हैं, क्योंकि रेंट बहुत हाई होता है, हर फ्लोर वाइज रेंट बदलता है। हाईएस्ट रेंट किस फ्लोर का होता है? ग्राउंड फ्लोर का होता है, क्योंकि कोई भी मॉल में घुसेगा ग्राउंड फ्लोर से ही घुसेगा। तो इसीलिए आप लोग देखोगे जो सबसे मार्की ब्रांड्स होते हैं, जैसे राडो, पेटिक फिलिप, जो वॉच का होता है, सबसे ग्राउंड फ्लोर में दिखेगा, क्योंकि वो मार्केटिंग का लॉजिक है। और आप लोग किसी भी मॉल का देखना, फूड कोर्ट हमेशा टॉप फ्लोर में होगा, क्योंकि भूखा आदमी किसी भी फ्लोर चढ़ जाएगा। तो हम लोग ग्राउंड फ्लोर को क्यों ब्लॉक करें? अरे जिसको भूख लग रहा है वो लिफ्ट नहीं ले पाएगा, एक ले ही लेगा ना। लेकिन घड़ी खरीदने वाले को बोल देंगे 5th फ्लोर पे जा, वो मन बदल लेगा, बोलेगा यार अब छोड़ना, टाइम नहीं है, निकलते हैं, कभी और देखेंगे। ठीक है, तो वापस आते हैं। अब, हाँ, अब सुनो, डीएलएफ के पास तो बहुत सारा ऐसा हाउस प्रॉपर्टी होगा जो उसको रेंट पे लगाना होगा, लेकिन टेनेंट नहीं मिल रहा होगा। कई बार अपन देखते हैं मॉल में एक जगह पे दिया रहता है, दिस प्लेस इज क्लोज्ड, वी विल ओपन समथिंग सून, नहीं मिल रहा जगह। जैसे मैकडोनल्ड्स मनी स्क्वायर के अंदर काफी वक्त तक बंद था, कोई मिल ही नहीं रहा था उन लोग को दूसरा, क्योंकि रेंट उतना हाई है, देने का पोसायत होना चाहिए। अब प्रॉब्लम देखो क्या है, इन लोगों का अगर कोई ऐसा हाउस प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर रेंट तो आएगा लेकिन कोई मिल नहीं रहा है, तो इस हाउस प्रॉपर्टी का हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बेनिफिट तो मैंने क्या बोला, सिर्फ
इंडिविजुअल और एचयूएफ को है। डीएलएफ क्या है? डीएलएफ तो कंपनी है ना, ये तो कंपनी सब बना रहा है। अब डीएलएफ वाला लोग सिर पकड़ लिया, बोला भाई मेरे को सच में टेनेंट नहीं मिल रहा है। डीएलएफ का मॉल के अंदर उनके पास 3 फ्लोर खाली पड़ा हुआ है, बोल रहा है मेरे को सच में टेनेंट नहीं मिल रहा है, अब हम क्या करें? सरकार तो बोल दिया एनएवी नील नहीं पकड़ने देंगे। और उन सब मॉल के अंदर एक्सपेक्टेड रेंट सोचो कितना हाई होगा। मॉल का अगर मेरा सेकंड फ्लोर खाली पड़ा है तो हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना फेयर रेंट निकालने के लिए, फर्स्ट फ्लोर का ही रेंट निकाल लेंगे ना। वो तो मॉल के पास ही डेटा है। पता चला एक फ्लोर के अंदर 2 लाख रुपया स्क्वायर फीट का दाम चल रहा है। अब बोला आपका सेकंड फ्लोर के अंदर कितना है? 10,000 स्क्वायर फीट खाली पड़ा है, 2 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना बड़ा नंबर चला गया जीएवी। म्यूनिसिपल टैक्स कुछ होगा, मानो 5% भी होगा, तो भी इसका 95% तो मेरा बन गया। एनएवी 30% तब भी दे दो स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो भी करोड़ों के अंदर खाली एक फ्लोर खाली रहने से टैक्स बन गया। इन लोग बोला भाई कुछ हम लोग के लिए भी सोचिए, क्योंकि प्रॉब्लम तो सच्चा है ना कि प्रॉब्लम झूठा है। प्रॉब्लम तो सच्चा है, नहीं मिल रहा है भाई टेनेंट, सच में नहीं मिल रहा। इन लोगों के लिए आया कि अगर किसी के लिए हाउस प्रॉपर्टी उसका स्टॉक इन ट्रेड है। स्टॉक इन ट्रेड वर्ड क्या होता है, मतलब क्या होता है? जैसे मेरे लिए मेरा बुक्स स्टॉक इन ट्रेड है, ठीक है। जो इंसान ये बॉटल बेचता होगा उसके लिए जितना बॉटल पड़ा हुआ है वो स्टॉक इन ट्रेड है। स्टॉक इन ट्रेड का सिंपल सा मतलब होता है मेरे बिजनेस के अंदर हम किस चीज का ट्रेड करते हैं। तो रियल एस्टेट कंपनी के लिए जो उसका जगह है वही उसका स्टॉक इन ट्रेड है। उसका तो धंधा ही है बिल्डिंग खड़ा करना, भाड़े पे लगाना, खड़ा करना, रेंट पे लगाना। उसका बिजनेस थोड़ी है एसी बना के बेचना या फोन बना के बेचना। उसका बिजनेस तो है बॉस रियल एस्टेट को बनाओ, डेवलप करो और उसी को एज अ स्टॉक एंड ट्रेड यूज करो। वो लोग बेचते भी उसी को है, रेंट पे भी उसी को लगाते हैं। तो इनके लिए एक अलग गाइडेंस आया, और ये गाइडेंस तुम लोगों को फर्स्ट क्लास में मैंने लिखाया था कि इसको पार्क कर दो। ये रहा, बोला था ना इसको पार्क कर दो। अब आज आते हैं इसके ऊपर। अगर मेरा प्रॉपर्टी स्टॉक एंड ट्रेड है मेरे लिए और मैं इंडिविजुअल या एचयूएफ नहीं हूं, तो क्या किया जाए? टैक्स भर दिया जाए। अगर मेरा प्रॉपर्टी मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है, हाउस प्रॉपर्टी जैसे डीएलएफ है, उसके लिए मॉल का एक एक फ्लोर स्टॉक इन ट्रेड है उसका, लेकिन वो तो इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है, तो बेचारा क्या करेगा? टैक्स पे करेगा? नहीं करना होगा, क्योंकि उसका प्रॉब्लम सच्चा है ना। उसका प्रॉब्लम सच्चा है तो गवर्नमेंट उनके लिए भी निकालती है। देखो गवर्नमेंट को कोई खुन्नस नहीं है किसी से भी, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि मैं एक ऐसा कानून बना दूं जिसका लोग लूपहोल का फायदा लेकर निकल जाए। इसलिए कानून को वाटर टाइट भी बनाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी बनाना पड़ेगा कि डिक्टेटरशिप नहीं लगे, कि हम लोग देश के अंदर नहीं रह रहे, किसी जल्लाद के संग रह रहे। तो यहां पे क्या बोला गया? बोला अच्छा ठीक है, इसकी जो एनुअल वैल्यू होगी, एनुअल वैल्यू मतलब ऑलवेज रिमेंबर एनएवी, हर बार जरूरी नहीं है नेट एनुअल वैल्यू लिखा रहे, सिर्फ एनुअल वैल्यू भी है तो वो एनएवी है। बोला ये जो एनएवी रहेगी अगर स्टॉक इन ट्रेड भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही होगा। क्योंकि अल्टीमेटली 3 जो कंडीशन था वो मीट हो रहा है। पहला क्या, हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है। दूसरा, इसको मैंने अपने बिजनेस के लिए नहीं यूज किया, मॉल में खुद साउथ सिटी बिजनेस थोड़ी कर रहा है, वो तो मैकडोनल्ड्स को दे दिया, राडो को दे दिया, तुम लोग अपना अपना बिजनेस करो। और तीसरा कंडीशन जो था वो भी मीट हो रहा है। तीसरा कंडीशन क्या था कि मैं ओनर हूं इसका, तो उस स्पेस को तो मैंने रेंट पे दिया ना, ओनर तो आज भी साउथ सिटी मॉल ही है। तो तीनों कंडीशन मीट हो जाएंगे तो अपना चार्ज तो होगा हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन बोला गया जहां पे आपको सच में टेनेंट नहीं मिल रहा है वहां पर हम आपका एनुअल वैल्यू निल मान लेंगे। जो इंडिविजुअल एचयूएफ को बेनिफिट दिए कि आपका एनएवी निल है, वो यहां पे भी दे देंगे। लेकिन फर्क क्या है वहां में और यहां में? फर्क है कि आपको टेनेंट 1 साल नहीं मिलेगा, 1.5 साल नहीं मिलेगा, 2 साल तक नहीं मिलेगा, उतना तक निल मान लेंगे। 2 साल बाद भी आपको टेनेंट नहीं मिल रहा है तो फिर आप छोड़ दीजिए, आपका बेनिफिट खत्म। अरे भाई 3 महीने आपको टेनेंट नहीं मिला, 6 महीने आपको नहीं मिला, 9 महीने नहीं मिला, 12 महीने नहीं मिला, 2 साल तक का टाइम दिए तभी भी आपको टेनेंट नहीं मिला, तो छोड़ दीजिए। 2 साल कब? बोला गया जब आपका वो मॉल बन के खड़ा हुआ,
होता क्या है, सिविल इंजीनियर हर एरिया का आता है, अपने कंस्ट्रक्शन करते हैं तो मन मर्जी से नहीं कर सकते हैं, लोकल काउंसलर सिविल इंजीनियर को भेजता है। उसके बाद वो काउंसलर एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन देता है कि हाँ ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गया, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर बहुत सारा नियम कायदा फॉलो करना पड़ता है, रास्ता कितना ठीक से छोड़ा कि नहीं छोड़ा, फायर ब्रिगेड घुस पाएगा कि नहीं घुस पाएगा, कल को आग लगेगा, 3 फ्लोर का परमिट था आप 4 फ्लोर तो नहीं बना दिए, सब चीज देखना पड़ता है। बोला जब सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आएगा जिस साल में, उस साल के एंड से 2 साल तक का टाइम है, उतना टाइम आपको दिए, उतने टाइम तक आपका एनुअल वैल्यू नील पकड़ा जाएगा, उसके आगे एक्सपेक्टेड रेंट लेकर के हम लोग कंप्यूटेशन करके आपके ऊपर हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स लगा देंगे। आपका एक्चुअल रेंट 0 है तो वो आपका हेडेक है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल। करें एक इलस्ट्रेशन, एक मिनट रुक जा, बस एक केस मेरे को लगता है कि और है, उसको जस्ट देख लेते हैं, उसके बाद इलस्ट्रेशन में चलेंगे। ये सब जितना चीज बोला है उसको अपने लोग प्रैक्टिकली करेंगे। हाँ ये वाला केस एक और पढ़ लेते हैं, ठीक है। केस नंबर 6 बोलता है यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी है जिसका एक पोर्शन हम लोग लेट आउट किए हैं और एक पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है। इसमें और केस 3 में क्या फर्क है, कोई मेरे को बता सकता है क्या? केस 3 और केस 6 में क्या फर्क है? हम्म, क्या 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 वापस बोल। हम्म हम्म, इसमें पूरा ही है, लेकिन एक और फर्क है। हम बताते हैं, ये है मेरा घर, ठीक है। केस 3 ये बोलता है कि ये पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट है और पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो इस पूरे ही घर को अप्रैल से दिसंबर तक मैं रहा हूं और जनवरी से मार्च अभय रहा है, ठीक है। लेकिन केस 6 क्या बोलता है कि ये है मेरा घर, अब इस घर का मैंने 2 हिस्सा कर दिया, एक हिस्से में मैं रहता हूं और एक हिस्से में अभय रहता है। क्या दोनों सेम बात हुआ, केस 3 और केस 6? नहीं हुआ ना, क्योंकि वहां देखो क्या था, वहां था सिंगल यूनिट है, 2 यूनिट का बात ही नहीं था, जो है वो सिंगल है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे बोलता है एक पार्ट या एक पोर्शन जो है वो लेट आउट है और जो अदर पोर्शन या अदर पार्ट है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हम्म, हाँ, जैसे हम इस प्रॉपर्टी के अंदर मैं हूँ कि 3 जन का 3 अलग अलग है, आदित्य सर का अलग है, संदीप सर का अलग है, मेरा अलग है। तो ये क्या है, जो लैंडलॉर्ड है, मानो कि आदित्य सर ही लैंडलॉर्ड है एक बार के लिए मान लो, तो उनके लिए क्या है, एक पोर्शन उनका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, रिमेनिंग पोर्शन उनका लेट आउट है। तो इस केस में भी तो हाउस प्रॉपर्टी पूरा का थोड़ी उनके सिर पे डाल देंगे, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसका तो नील का बेनिफिट देंगे ना उनको। तो कैसे देंगे? तो यहां पे क्या बोला गया, बोला गया सेपरेटली कंप्यूट करेंगे। मान लेंगे 2 प्रॉपर्टी है, मान लो ना 2 प्रॉपर्टी कर दो अलग, सेपरेटली ही कर लेते ना। अपने नजर में एक मेन गेट है, एक ही जगह है, लेकिन टैक्स के नजर में इसको 2 टुकड़ा में तोड़ दीजिए। हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड का अलग कंप्यूटेशन करो, अलग पेज में लेट आउट का अलग कंप्यूटेशन करो, दोनों को जोड़ दो, एंड में क्या वैल्यू आया, टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल गया। कैसे जोड़ेंगे, तो उसके लिए देखो क्या बोला गया, बोला गया कि आप क्या करोगे, जो भी म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट या स्टैंडर्ड रेंट है, अगर वो आपको टोटल का दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, जितना पोर्शन लेट आउट हुआ है उतने का अलग निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे ना। अपोर्शन का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है। लेट आउट पार्ट और सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, सिंपल हिसाब है, टोटल एरिया है 100 स्क्वायर फीट का, 50 स्क्वायर फीट आदित्य सर रखे हैं, बाकी 50 हम लोग दोनों में बांट दिए, तो बस म्यूनिसिपल वैल्यू को आधा आधा कर दो, फेयर रेंट को आधा आधा कर दो, स्टैंडर्ड रेंट को आधा आधा कर दो, हो गया। एक्सपेक्टेड रेंट लेट आउट पोर्शन का अलग निकल गया, सेल्फ ऑक्यूपाइड का तो नील है ही, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। एक्चुअल रेंट का क्या होगा, एक्चुअल रेंट भी आधा आधा करेंगे, क्यों? एक्चुअल रेंट जो उनको मिल रहा है वो तो सिर्फ इसी कमरे का मिल रहा है, तो उसको क्यों आधा करेंगे?
वो तो ही आधा पोर्शन के लिए रहा है। मैं उनको रेंट उनके एरिया का थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो रेंट ही इस एरिया का दे रहा हूँ जो 50% है। तो बस हो गया, एक्चुअल रेंट को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। और प्रॉपर्टी टैक्स अगर कॉन्सोलिडेटेड दिया हुआ है तो डिवाइड कर दूं, और अगर ऑलरेडी क्वेश्चन म्यूनिसिपल टैक्स लेट आउट पोर्शन का ही बोल रहा है तो बस ठीक है। आओ एक इलस्ट्रेशन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9। 5 मिनट दिमाग लगा के सोचो, फिर मैं बताऊंगा। चलो हम करते हैं। आंसर बताएगा तुम लोग का? इतना इनकम आया क्या हाउस प्रॉपर्टी से? ये इनकम है? और किसी और का कुछ अलग आंसर आया? क्या आंसर आया? एक 81,500 आया तुम लोगों का। दोनों जन का इनकम है कि लॉस है? इनकम है। मेरे को सम सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, दोनों ही जन का गलत है। जो प्रॉपर्टी यूज्ड थ्रू आउट फॉर हिज रेसिडेंस है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, एनएवी नील होगा। कभी भी इनकम आ ही नहीं सकता है, जो आएगा लॉस ही आएगा। इसीलिए तुम पूछा, हम बोला हमला इनकम है। अगर इनकम है तो गलत ही है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो मेरे रेसिडेंस के लिए यूज हो रहा है। मेरे रेसिडेंस के लिए यूज होने वाला प्रॉपर्टी में आप टैक्स ले लोगे? जिस प्रॉपर्टी में मैं रहता हूँ, ठीक होगा क्या किसी के संग लेना? बेचारा दिव्यांश मर जाएगा, बोलेगा जिस घर में रहते हैं उस घर के लिए भी टैक्स दे। खरीदने में टैक्स लगा जीएसटी, रहने में भी टैक्स लग जाएगा हर साल। आओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर क्या था ये? 8 था क्या? 9 था क्या? हाँ मगर नहीं है ना लेट आउट। लेट आउट होता तो बात कर लेंगे, अपनी टेंशन मत लो। हाँ चलो वो भी निकालेंगे, ठीक है। चलो पकड़ लेते, आ जाओ। लेट आउट है तो क्या होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो क्या होगा, ठीक है। चलो एक्सपेक्टेड रेंट लेट आउट के केस में क्या होगा बताओ फटाफट से। म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू एसआर, 1,55,000, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग यहाँ पे एनए करेंगे, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए हम लोग को देखना ही नहीं है। एक्चुअल रेंट क्या आएगा, 0 0, क्योंकि ये तो लेट आउट है थ्रू आउट। अच्छा तुम लोग को एक्चुअल रेंट जब 0 तुम लोग लिया, तुम लोग के दिमाग में खटका नहीं कि यार एक्चुअल रेंट 0 कैसे है? तुम लोग क्या समझा? तो अगर भाड़ा पे नहीं गया तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी तो लेता, वो भी नहीं आया कि यार जब भाड़ा पे नहीं गया तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी क्या है क्वेश्चन में, फिर दिमाग में ये भी आना चाहिए ना। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड जब वहां पे तुम लोग आ गया सेल्फ ऑक्यूपाइड में, तो उस समय ये नहीं क्लिक किया कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो एनएवी नील ले लेंगे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आओ जीएवी, तुम लोग का कितना है, 1,55,000, ठीक है। अब म्यूनिसिपल टैक्स पेड माइनस कर देते हैं। कितना है म्यूनिसिपल टैक्स जो हम लोग पे किए हैं, 10,000, ठीक है। 10,000 माइनस कर देते हैं। एनएवी बता दो कितना है, 145, और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, नील। नील ही लिखो, जीरो मत लिखना, नील ही लिखना, ठीक है। ये आ गया हम लोगों का एनएवी। यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट? ठीक है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन सबसे पहले माइनस करेंगे, और यहाँ पे आप लोगों का क्वेरी आया कि सर इतना दुनिया भर का खर्चा क्वेश्चन के अंदर दे के रखा है, उसका क्या है। सुनो, ये बात पहले भी मैंने बोला था कि लोग ताकि खर्चे में प्ले नहीं कर जाएं, मन गणत एग्जाम्पल याद है, सिक्योरिटी गार्ड को 5 लाख रुपए दे दिए और 4.5 लाख रुपए कैश में ले लिए। वो क्या था, जानबूझ करके मन गणत एक्सपेंसेस बढ़ाना ताकि हम लोग हायर एक्सपेंसेस क्लेम कर ले। तो इसीलिए क्या बोला गया, आपके एक्सपेंसेस से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, हम लोग आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे। अब एक्चुअल एक्सपेंसेस देखो, इसका कितना था, 15,000 और 5,000, यानी कि 20,000। एनएवी कितना है, दो ही खर्चा है ना, रिपेयर्स, चलो हम दोनों को काट दिया, ठीक है। आओ एक्चुअल खर्चा क्या क्या है, रिपेयर्स है 15,000 का, म्यूनिसिपल टैक्स तो हम लोग ऑलरेडी ऊपर दे चुके हैं,
ठीक है। दूसरा खर्चा क्या एक्चुअल में, इंश्योरेंस है 5,000 का, क्योंकि इंटरेस्ट तो फिर नीचे देंगे ना अलग से, तो दो ही खर्चा है 20,000। एनएवी कितना है 1,45,000, तो 20,000 अपॉन 1,45,000 कितना होता है मेरे को बताओ। 20,000 एज अ परसेंटेज ऑफ एनएवी कितना है 13.7%। 20,000 अपॉन 145,000 कितना होता है 13.79 ही तो होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इतना ही देंगे? नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन का नाम ही है स्टैंडर्ड, क्योंकि हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है, सीधा 30% डाल देना है। एक्चुअल खर्चा इससे ज्यादा हो तो भी फर्क नहीं पड़ता है, एक्चुअल खर्चा इससे कम हो तो भी फर्क नहीं पड़ता है, सीधा 30% खटैक लगा दो। तो अब स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30% ऑफ एनएवी, अगर लेट आउट होगा तो 1,45,000 का 30% कितना है 43,500। किस किस का स्टैंडर्ड डिडक्शन मेरे से मैच किया, मैच किया? तो कृषांक तुम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन में क्या लिया था 30%, तो इसका मैच नहीं हुआ क्या कृषांक का? सुहानी तुम तो यहां तक तो की होगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन मैच हुआ 43,500, ठीक है चलो गुड, ठीक है। अब 1,02,000, रुको ये ना यहाँ पे बनाना मत, ठीक है, हम लोग हमेशा ना इसी के संग में ही इंटरेस्ट को भी करेंगे। अब इंटरेस्ट के अंदर हम लोगों को क्वेश्चन बोलता है कि दो टाइप का इंटरेस्ट ये असेसी पे किया है। इसको तुम सुनना सुहानी, ठीक है, ये लास्ट का तुम्हारा मिस हुआ था ना, अभी क्लियर हो जाएगा। एक है हमने प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट किया उसके लिए लोन लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं 1,70,000। और एक है कि हमने इस प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया था मॉर्गेज, किस लिए, बेटी के शादी के लिए पैसे चाहिए थे। गवर्नमेंट ये बोलती है, लॉ ये बोलता है कि ये जो आपने किया ना इसके लिए आपको कोई डिडक्शन नहीं देंगे। इंटरेस्ट सिर्फ दो ही अलाउ होता है, या तो एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए जो लोन लिया वो, या फिर रिपेयर कराया, रिकंस्ट्रक्शन कराया, रिन्यूअल कराया उसके लिए। बेटी के शादी के लिए गिरवी रखा, मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट पता है, मेरे पास एक एसेट है, मेरे को पैसे चाहिए, तो मानो मैंने बोला ये फोन को मैं गिरवी रख देता हूँ, ठीक है, मैंने इसको अभय को दे दिया और बोला कि 6 महीने के लिए ये फोन आप अपने पास रखो, मेरे को इसके बदले में पैसे दे दो, 6 महीने में आपको पैसे चुका करके ये फोन वापस ले लूंगा, ठीक है, ये होता है मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट। तो इस 6 महीने उससे फोन से नहीं चलेगा, जो लोन वो मेरे को देगा उसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है, वो इंटरेस्ट का कोई डिडक्शन नहीं मिलता। तो ये इंटरेस्ट तो हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि इग्नोर करना है। कौन कौन इस इंटरेस्ट को लिया था वो बताओ, कोई नहीं लिया तुम लोग तीनों में से, तो तुम लोग सही किया। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है ये लेंगे क्या 1,70,000 पूरा, क्या करेंगे बताओ। हाँ बिफोर 1 अप्रैल, तो कितना लिया भूमि, कितना ली इसके अंदर 30,000। अब है 1,40 क्यों, 30,000 लेस नहीं होता है, मिलता ही 30,000 है। ये इतना बड़ा एग्जाम्पल तो किए थे, 30,000 हम लोग लेस कहाँ किए थे, कहाँ गया इस एग्जाम्पल का सोल्यूशन। नहीं ऐड क्यों करना है, लेस मतलब इंटरेस्ट को लेस करेंगे वो ठीक है, लेकिन कितना इंटरेस्ट लेस करेंगे 30,000 ना, हाँ तो तुम 1,40,000 क्यों बोल रहा था, तो किससे लेस किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से नहीं लेस करना है, यही तो एनएवी से लेस करेंगे दोस्त। यहां पे जो इंटरेस्ट लेस करेंगे ये कितना होगा, ये होता है मैक्सिमम 30,000, जो हम लोग पिछले क्लास में कर रहे थे दोस्त, ये रहा, ये पूरा का पूरा सोल्यूशन सॉल्व किए थे, तो यही था ना टोटल इंटरेस्ट जो अलाउ होगा, वो कितना था 30,000। जहां मेरा लोन 1 अप्रैल 99 के पहले है, वहां पे मेरा टोटल इंटरेस्ट जो अलाउ होगा वो 30,000 होगा। सुनो, अगर आपने, हाँ मैं बता रहा हूं, अगर आपने एक्विजिशन के लिए लिया है लोन, तो हम लोगों को देखना पड़ता है लोन का डेट क्या है। 1 अप्रैल 1999 के बाद अगर है तो मैक्सिमम 2 लाख मिलता है सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, और 1 अप्रैल 1999 के पहले है तो मैक्सिमम 30,000 मिलता है, ठीक है, यही डेट याद रखना है। अब कौन कौन 30,000 माइनस किया वो बताओ, दोनों कॉलम में गलत कर दिए,
लेट आउट में कियो और भी गलत कर दिए, यहां पे करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेट आउट में तो एक्चुअल इंटरेस्ट माइनस होता है। सब भूल गए तुम लोग। आओ। नहीं 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 नहीं, एकदम भी नहीं। आओ 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 आओ, दिखाते हैं दिखाते हैं, सब दिखाते हैं। उधर लिए कॉन्सेप्ट नोट्स में लिखे, ऐसा नहीं है। आओ दिखाते हैं, तुम लोग को अब याद दिलाते हैं। रुको रुको रुको। ये देखो, ये क्या दिया हुआ है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए हम लोगों को ये करना है। फिर उसके बाद इधर आओ, इस कॉलम में आओ, इस पेज में। ये क्या था, लिमिट्स फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, हरे में अपने हाईलाइट किए थे। करेक्ट तो मैंने क्या बोला था, ऊपर देखो, लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए फुल इंटरेस्ट अलाउ होगा, कोई सीलिंग लिमिट नहीं है। याद आ रहा है, हाईलाइट किया हुआ है। तो प्रॉपर्टी का नेचर क्या है, अगर लेट आउट है तो जो भी इंटरेस्ट है पूरा ही अलाउ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मैक्सिमम 2 लाख होगा, जब लोन 1 अप्रैल 1999 के ऑन और आफ्टर है। और अगर रिपेयर रिन्यूअल के लिए है तो मैक्सिमम 30,000 होगा। तो अब हम लोग का आंसर में क्या चला जाएगा, हम लोग के आंसर में चला जाएगा कि भाई लेट आउट वाले कॉलम के अंदर हम लोगों को डालना होगा पूरा कितना, 1,70,000, और यहां पे डालना होगा 30,000। फाइनल आंसर 43,500 माइनस 1,70,000, यानी कि यहाँ पे आएगा 68,500, और यहाँ पे आएगा 30,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लॉस है इसका, लॉस है इसका हाउस प्रॉपर्टी में। बोलो लास्ट वाला। तो यही तो बस सीखना है अब, कि ये सब अपने लोग गलती नहीं करें। सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो अलग होता है, लेट आउट है तो अलग हिसाब किताब होता है। बताओ, लॉस होगा तो उस लॉस के लिए आगे चल के अपने एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम होता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। टैक्स नेगेटिव कभी नहीं होता है। आपका लॉस क्या होता है, किसी दूसरे हेड के इनकम से हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं। समझ गए मेरे को। तो इसीलिए चैप्टर का नाम देखो ना, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ होता है किसी दूसरे हेड से बढ़ा के खत्म कर दो, और जो नहीं रहे आपका क्वेश्चन, तो उस लॉस को अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। कैरी फॉरवर्ड करना मतलब अगले साल ले जाना, कैरी फॉरवर्ड, कैरी मतलब उठा लो, फॉरवर्ड मतलब अगले साल। अब अगले साल अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का हेड के अंदर प्रॉफिट है, तो आप क्या करोगे, पिछले साल का लॉस सेट ऑफ कर लोगे। ये पूरा का पूरा जो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड है ना, 4 क्लास चलेगा अपने लोगों का। बहुत नियम कायदा होता है, मन गढ़ंत तरीके से लॉस को सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। हाँ एकदम है, इंटर में बहुत कुछ है तुम लोगों का। ठीक है। इलस्ट्रेशन 9 के अंदर किसी को कुछ पूछना है? दुख अभी अभी इतना दुख को दिल पे मत लेना, वरना तुम लोग बहुत दुख में रह जाएगा। ठीक है, फोटो ले लो, अभी आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, ये लो। ठीक है, फोटो ले लो, उसको ग्रुप में डाल दो। हाँ वो लिख ली ना, बस उससे देख लेना। ठीक है, अभी आओ इलस्ट्रेशन नंबर 11। ये इलस्ट्रेशन मजेदार है, इसको करते हैं। करे, आ जाओ। हाँ चलो, आंसर बताओ तुम लोगों का क्या है। -30,000 आया है सेल्फ ऑक्यूपाइड का, और उसका कितना है,
-86। किसी का कोई और अलग आंसर है? सुहानी का क्या निकला है? नहीं निकला है। लेट आउट का तो निकलना ही चाहिए। क्यों नहीं निकला लेट आउट का? चलो कोई आ जाए, करे, आओ। यूनिट 1 और यूनिट 2, 2 यूनिट है उसके पास। यूनिट 1 क्वेश्चन बोलता है सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अच्छा 50-50 है क्या ये दोनों यूनिट? कैसे पता ये कोई 50-50 है कि 30-40 है? कौन सा यूनिट बड़ा है, कौन सा यूनिट छोटा है? यस, करेक्ट। क्वेश्चन हम लोग को दे दिया इक्वल है, तो जो भी है 50-50 बढ़ गया। ये हो सकता है कि हाँ हो सकता है ना, मेरे पास एक घर है, बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर में हम रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर में किसी को दे दिए, तो दोनों फ्लोर सेम ही था। ठीक है। अब यूनिट 1 है मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इसको हम लोग एब्रीविएट करते हैं एसओपी। और यूनिट 2 है लेट आउट प्रॉपर्टी, इसको एब्रीविएट करते हैं एलओपी। ठीक है। आइए, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो अभी दिमाग नहीं लगाएंगे, पहले हम लोगों को जीएवी निकालना है। और जीएवी निकालने के लिए सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे। अब एक्सपेक्टेड रेंट क्या बोल रहा है? म्यूनिसिपल वैल्यू 1,40,000, फेयर रेट 1,50,000, स्टैंडर्ड रेट 1,30,000। कितना एक्सपेक्टेड रेंट? 1,30,000। सबका 1,30,000 है, सबका 1,30,000 है, सबका गलत है। हाँ, नहीं, लेट आउट प्रॉपर्टी का बताओ। एक्सपेक्टेड रेंट 1,30,000। आओ 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 आओ, अरे आओ तो सही तुम लोग। नहीं, कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, जो पढ़ाए हैं उसी का दुनिया है अभी तक। आइए आइए आइए, ये रहा हम लोगों का केस नंबर 6। ठीक है। केस नंबर 6 क्या था? एक पोर्शन को लेट आउट किए हैं, एक पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ये केस 6 है। तो केस 6 में क्या बोला था? म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, अपोर्शन करेंगे बिटवीन लेट आउट पोर्शन एंड, ये तो पूरे प्रॉपर्टी का है ना 1,30,000। इस प्रॉपर्टी में तो 2 फ्लोर है। नहीं, अब वापस से नहीं करना, अब हम करेगा। ठीक है। तो स्टेप 1 पे हम लोग गलत कर दिए, तो आओ एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए, अब छोड़ दो अब है, मेरा क्वेश्चन गलत है, वाओ। ठीक है। कितना लेंगे? 50% लेंगे हर जगह, क्योंकि इक्वल है ना। अब तुम लोग बोलेगा कि सर आप वर्ड्स के संग खेल रहे हैं। नहीं, हम वर्ड्स के संग नहीं खेल रहे। ये देखो, ये कहाँ दिया हुआ है कि ये लेट आउट पार्ट के लिए? जब नहीं दिया हुआ है तो हम लोग हमेशा मानेंगे ओन्स अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है ना, सिंगल प्रॉपर्टी है। अगर मैंने ये दिया होता अलग अलग है, तब आप एक मौके ये आर्ग्यूमेंट ले सकते थे कि नहीं सर उस वाले का है, लेकिन एक ही प्रॉपर्टी है, तो जो दिया हुआ है वो इस प्रॉपर्टी का टोटल दिया हुआ है। अब कितना म्यूनिसिपल वैल्यू कितना हुआ? 70,000। फेयर रेंट कितना हुआ? 75,000। समझ में आ रहा है ना कैसे? 1,40,000 का हाफ, 1,50,000 का हाफ, 1,60,000 का, 1,30,000 का हाफ, 65,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया? दिस और दिस अप टू दिस 65,000। एक्चुअल रेंट बताओ कैसे निकला? 84 एक्चुअल रेंट। 7,000 इंटू 12, सब लोग का 84 है एक्चुअल रेंट। ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक्चुअल रेंट कितना है? हाँ हाँ, लेकिन 1.5 महीने का तो रेंट नहीं है ना। हाँ, तो एक्चुअल रेंट इज एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। तो एक्चुअल रेंट कैसे निकलता है? पहले निकलेगा एनुअल रेंट, वो कितना होगा? 7,000 इंटू 12, यानी कि 84,000। और माइनस करेंगे अनरियलाइज्ड रेंट कितना? 1.5 मंथ्स का। 7,000 के हिसाब से 10,500 कितना आया? 73,500। ये आ गया एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल है। यहाँ तक अग्री है सब लोग? कृषांक नहीं है यहाँ तक अग्री।
यहां तक अग्री है? जीएवी बताओ भाई क्या है? इधर तो नील होगा और इधर क्या होगा? इधर एक्चुअली नील मत लिखना, एनएवी नील होता है, इसलिए इधर तक एनए लिखना। ठीक है, इधर क्या होगा? दिस और दिस विच एवर इज हायर 73,500 माइनस म्यूनिसिपल टैक्स कितना? बाकी लोग म्यूनिसिपल टैक्स आप लोग का है 10,000, किस पे 10%? किस पे लगाए म्यूनिसिपल टैक्स? 10% ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स क्वेश्चन हम लोगों को बोलता है 10% है, तो 10% है ना, तो किसका परसेंट है? एमवी का। तो कितना लिखेंगे म्यूनिसिपल टैक्स? 14,000। तुम्हारा कितना था म्यूनिसिपल टैक्स भूमि? आंसर निकाल दी बिना म्यूनिसिपल टैक्स पहुंचे? नहीं निकला था क्या इसका? कितना होगा बताओ ना, 10% दिया हुआ है। जेवी का मतलब? जीएवी, अच्छा जीएवी। इधर आओ, कॉन्सेप्ट बुक में लौटो। इधर आओ, ये देखो म्यूनिसिपल टैक्स जब हम लोग पढ़े थे, सुनो 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 सुनो, म्यूनिसिपल टैक्स हम लोग पढ़े थे सेकंड क्लास में। यहाँ पे मैंने क्या दिया था, ये दिखता है? ये जब हम लिखता है ना, ये सिर्फ ड्राइंग करने का शौक नहीं है मेरा, ड्राइंग के अंदर फेल होता था, एकदम एफ आता था। पूरा स्कूल में टॉपर था, सिर्फ ड्राइंग के लिए पेरेंट टीचर मीटिंग में मम्मी को सुनना पड़ता था, खाली ड्राइंग टीचर से। हमको ड्राइंग का कोई शौक नहीं। अगर हम ये उंगली बनाया तो मानो कि हम कोई कारण से बनाया है। अगर म्यूनिसिपल टैक्स परसेंटेज बेसिस में दिया है तो उसको हम अप्लाई करेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू पे। लॉजिक भी बताया था। म्यूनिसिपैलिटी का मेरा इतना कैलकुलेशन करने बैठेगा कि आपका फेयर रेंट कितना है, आपका एक्चुअल रेंट कितना है, हायर निकालेंगे जीएवी, काम धंधा नहीं है उन लोग के पास, म्यूनिसिपैलिटी के पास। म्यूनिसिपैलिटी सीधा म्यूनिसिपल वैल्यू पे निकालेगा। तो क्वेश्चन हम लोगों को म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है, तो यहां पे क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहे हैं 10% है, किस पे निकाले? 10% ऑफ एमवी, तो मतलब 10% ऑफ रुपीज 70,000 या 1,40,000? 1,40,000। क्या आंसर आया दोस्त? और म्यूनिसिपल टैक्स कितना लिया? नहीं, अगर म्यूनिसिपल टैक्स 14,000 है तो आंसर गलत है। अगर म्यूनिसिपल टैक्स 14,000 लिया तो आंसर गलत है। सुनो, म्यूनिसिपल टैक्स पूरे म्यूनिसिपल वैल्यू पे आया, और म्यूनिसिपल वैल्यू तो पूरे प्रॉपर्टी का है। तो मेरे को तो लेट आउट प्रॉपर्टी में 7,000 ही मिलेगा। कैसे? 50% ऑफ 10% ऑफ 1,40,000। अरे मानता है तो 7,000 माइनस कर दे। एनएवी बताओ कितना? यहां पे लिखेंगे नील, यहां पे कितना कितना? 66,500। बोलो। हम्म। स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30% कितना है बताओ? पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड का बताओ क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन अगला। हाँ, नहीं नहीं नहीं, पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड का बताओ। 0 आएगा सबका? करेक्ट, ये करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे कितना? 30%, 66,500 का 0.3, यानी कि 19,950। करेक्ट। किसी का कुछ और है? अब इंटरेस्ट बताओ क्या आएगा? इंटरेस्ट है क्वेश्चन में। अच्छा, यहाँ पे ये वाला चीज को लेके किसी को डाउट हुआ कि हम लोग रिपेयर्स को नहीं कंसिडर किए? सब फालतू है, इग्नोर करेंगे। करेक्ट, एकदम इग्नोर करना। लेकिन क्वेश्चन हम लोग को दे के रखा है 65,000 का इंटरेस्ट है। क्या चीज के लिए इंटरेस्ट था? कंस्ट्रक्शन के लिए इंटरेस्ट था। लेंगे कितना वैल्यू लेंगे? नहीं नहीं, पहले ये बताओ कि लिमिट क्या रहेगा। 1998 में है तो टोटल लिमिट क्या है? 30,000 है। अब
ये जो लिमिट होता था ये सेल्फ ऑक्यूपाइड में होता है कि लेट आउट में होता है? तो तुम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड में कितना इंटरेस्ट लिया, लेट आउट में कितना इंटरेस्ट लिया? 1,70,000 है। मेरा टोटल इंटरेस्ट 65 है। आप बताओ। मैं तो पूरा बिल्डिंग बनाने के लिए इंटरेस्ट लिया हूं ना, पूरा प्रॉपर्टी। कहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो, फॉर कंस्ट्रक्टिंग द प्रॉपर्टी। मैंने क्वेश्चन में कहीं पे भी बोला है लेट आउट पार्ट के लिए है? एकदम लेना पड़ेगा। अरे पता है ये जो चीज बोली हो ना, ये एकदम 100% का बात है। और अब हम तुम लोग को एक चीज बताता है, तुम लोग तो चलो फिर भी सीएमए में है, हो सकता है थोड़ा सा बच जाए। सीए इंस्टीट्यूट तो इसी चीज के लिए इनफेमस है, खाली वर्ड्स के संग प्ले करके गिरा देगा किसी को भी, खाली वर्ड्स के संग। अब रिटर्न इंग्लिश का भी क्लास ले, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। अब सुनो 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 सुनो, ये पूरा 65,000 पूरे प्रॉपर्टी के लिए, तो डिवाइड करेंगे लेट आउट में और सेल्फ ऑक्यूपाइड में। बस मेरे को कोई डिवाइड करके बता देगा क्या कितना है। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना लिखे, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना लिखे, बस इसको बता दो। कहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड में कैसे निकला 30,000, थोड़ा बता। बिफोर 1998 है तो 30 मिलेगा। एक्चुअल इंटरेस्ट अगर 30 से कम निकला तो वही वैल्यू निकलेगा। तो इधर एक्चुअल इंटरेस्ट 30 से ज्यादा है। कैसे है, कितना एक्चुअल इंटरेस्ट है? तो 65,000 तो टोटल के लिए है। यहां पे आप निकालो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट कितना हुआ, 65,000 का 50%। वो बोलना, यही तो पूछ रहा है। अगर आप, हाँ, 32,500 आया, लेकिन इसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे 30,000 पे, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए लिमिट है। लेट आउट प्रॉपर्टी में कितना इंटरेस्ट माइनस होगा? क्यों? उसमें कोई लिमिट ही नहीं है। 30, हम नहीं बताया पहले? ठीक है, एक रिवीजन क्लास रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हाउस प्रॉपर्टी खत्म हो। अरे वो इधर जाएगा यार, रुक जा, बहुत अच्छा क्वेरी था ये, यहाँ पे मेरा ही गलती है। ठीक है, ये है 30,000, ये है 32,500। क्या आया फाइनल आंसर? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इधर, और इधर क्या आया 66,500 में से 19,950 और 32,500, तो कितना आया 14,050। ठीक है, फाइनल आंसर यहाँ पे मत छोड़ देना, वरना आधा नंबर या एक नंबर कट जाएगा। फाइनल आंसर होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमेशा कंसोलिडेट करके बताना पड़ता है जब ऐसा सिचुएशन होता है। तो ये लॉस सेट ऑफ हो जाएगा इस इनकम से, तो नेट में क्या बचेगा 15,950। क्यों लॉस सेट ऑफ कर रहे हैं? बिकॉज अल्टीमेटली असेसी तो एक ही है ना, उसी का ही तो दो है, एक जो उसने लेट आउट कर दिया, एक जो उसने सेल्फ ऑक्यूपाई कर लिया। ये देखो, सेल्फ ऑक्यूपाइड का लॉस को लेट आउट के इनकम से सेट ऑफ करिए। अरे तुम मानो कि तुम्हारे पास एक घर है जिसका 2 फ्लोर है, एक में आप रहते हो उसका लॉस आया 30,000, और एक में आपने रेंट दे दिया जिसका इनकम आया 14,000। तुम क्या 14,000 पे टैक्स भर दोगे? नहीं ना, तुम बोलोगे लॉस 30,000 का सेट ऑफ करेंगे। नेट में लॉस कितना रहा, ये तो मानता है ना तुम लोग? ठीक है, अग्रीड। लेट आउट वाला पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड में उसका तुम क्लास देखना, क्लियर हो जाएगा। हाँ, वो लॉस का कोई उपाय नहीं है। अब इस लॉस का संग क्या होगा पता है? अब ये किसी और हेड से देखेंगे। सेट ऑफ होता है सबसे पहले इंट्रा हेड, फिर इंटर हेड, और फिर कैरी फॉरवर्ड। हाँ, इंट्रा और इंटर में क्या फर्क है बस वो बता दे अभी। ये 15,950 कहां से आया? दिस एंड दिस सेट ऑफ करो,
सेट ऑफ मतलब एक दूसरे से सेट ऑफ कर लो ना। 14,000 का इनकम है और 30,000 का लॉस है। हाँ। हम्म। इंट्रा मतलब जैसे इंट्रा स्कूल कंपटीशन है, तो स्कूल के ही बच्चे लोगों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। इंटर स्कूल मतलब एक स्कूल का दूसरे स्कूल से कंपटीशन। तो इंट्रा हेड मतलब क्या होता है, मेरा हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर ही एक प्रॉपर्टी में लॉस है, एक प्रॉपर्टी में इनकम है, तो हम पहले इंट्रा हेड किए। अब जो ओवरऑल लॉस में, अगर ओवरऑल अगर हेड के अंदर लॉस आ गया तो हम इंटर हेड में जाएंगे, देखेंगे पीजीबीपी के अंदर कोई इनकम है, कैपिटल गेन्स में कोई इनकम है, आईएफओएस में कोई इनकम है, उससे करेंगे। और उससे भी अगर सेट ऑफ रह जाएगा तब क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड। क्यों? हाँ वो ब्रैकेट में लिखेंगे ना, वो ब्रैकेट ही इसके अंदर सबमर्ज हो गया। ठीक है। आओ ये वाला करो, इलस्ट्रेशन नंबर 12। नहीं तुम लोग करो, हम क्यों कराएगा, हम तुम लोगों को कॉन्सेप्ट देता है, फिर हम तुम लोगों को क्वेश्चन देता है, फिर हम वेट करते हैं कि तुम लोग एक गलती करेगा, दो गलती करेगा, तीन गलती करेगा। ये दुख से ही तो उभर के धीरे धीरे सीख जाओगे सब। देख हम एक चीज बताएं, एक चीज सुनना, ठीक है। हम चाहे तो हर क्वेश्चन को देखो पहले खुद से करा सकता है, ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच में हम करा सकते हैं। बल्कि जो हाउस प्रॉपर्टी मेरा 5 क्लास में खत्म होगा ना, अगर हम खुद से तो हर क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे, बल्कि तुम लोग को 5-5 मिनट जो देता है 5 क्वेश्चन करने का, 25-30 मिनट और मेरा एक्स्ट्रा वेस्ट होता है, जाता है। ये जानबूझ के हम तुम लोग से करा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं तुम लोग आज मिस्टेक कर। जब आदमी अपना गलती से सीखता है ना, वो चीज़ माइंड में रजिस्टर रहता है। ये अगर हम करा के चला जाएगा ना, तुम लोग बस हाँ 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 हर चीज़ में हाँ हो जाएगा, लेकिन माइंड में जाएगा नहीं। गलती करेगा 10 बार मलाल होगा ना, एक ही एक गलती 10 बार करते करते में सीख जाएगा कि अब नहीं करना है। तो इसीलिए खुद से करो, फिर हम सॉल्व कराएगा। ठीक है। केस नंबर 3 पढ़ो। केस 3 क्या बोलता है, कोई प्रॉपर्टी कुछ पार्ट के लिए लेट आउट था, कुछ पार्ट के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड था। मैंने तुम लोगों को क्या बोला था इधर, कि मान लेंगे पूरे साल लेट आउट है, यही बोला थे। कोई इस बात पे मेरे को बोलना चाहता है कि सर आप झूठ बोले थे, तो बोल दो, हम बुरा नहीं मानेगा। ठीक है। चलो अब सुनो, अगर वो बात हम झूठ भी बोल दिया तो भी नीचे पढ़ो, एक्सपेक्टेड रेंट तो पूरे साल का लेना है, एक्चुअल रेंट लेट आउट पीरियड का ले लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। म्यूनिसिपल टैक्स पूरे साल का अलाउ कर दो। तो आ जाओ, अगर वो सब किए हो तो आंसर लिखवा दो, बताओ कितना होगा। दो केस है, केस 1 में क्या होगा और केस 2 में क्या होगा। अरे वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ रेंट वाज 18,500 पर मंथ। वुड योर आंसर बी डिफरेंट का तो मतलब दूसरा केस आ गया ना। पहले रेंट है 13,500 पर मंथ, अब है 18,500 पर मंथ। एक चीज हम बता दे, हम सिर्फ इलस्ट्रेशन का नंबर कम करने के लिए एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन डाल देता है, वरना तुम लोग घबरा जाएगा कि 25 क्वेश्चन है। बताओ। ड्यूरिंग 1998 है तो क्या वो 1 अप्रैल 1999 के पहले है? मेंशन नहीं है, ड्यूरिंग 1998 है। ड्यूरिंग 1998 कब से कब तक हो सकता है बताओ, कोई और जवाब नहीं देगा, सिर्फ भूमि जवाब देगी। ड्यूरिंग 1998 है तो कौन सा डेट से कौन सा डेट है, मतलब या तो 1 जनवरी 1998 से लेकर के 31 दिसंबर 1998 के पहले, तो कोई भी एक डेट ले लो, जो डेट तुमको सबसे ज्यादा पसंद है। क्या वो 1 अप्रैल 1999 के पहले आता है? आता ही है, जो भी डेट ले लीजिए, 30,000 पक्का आंसर लिखवाओ। चलो तुम लोग मान लिया, तुम लोग सिर्फ केस 1 किया है, ठीक है। 40,000 आ रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कोई और का कुछ, कोई और का कुछ अलग है? नहीं मारा पीटी नहीं, मेरे क्लास में कोई मारा पीटी नहीं, हाथापाई नहीं, जो होगा प्रेम से होगा। ठीक है। चलो और किसी का आंसर नहीं है, करें अब हम। चलो
इलस्ट्रेशन 12 आओ 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 आओ। ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी भी लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर है और उसी प्रॉपर्टी को रिमेनिंग पार्ट के लिए मैंने सेल्फ ऑक्यूपाई किया है, हम लोग अपने माइंड में यही डाल लेंगे कि ये पूरे साल के लिए लेट आउट था। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी को अगर लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाई किए हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाई को भूल जाएंगे। ठीक है, अब लेट आउट प्रॉपर्टी अगर है तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जीएवी निकालते हैं। जीएवी निकालने के लिए एक्सपेक्टेड रेंट चाहिए। एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का लेंगे या जितने पीरियड लेट आउट थे उतने पीरियड के लिए लेंगे? पूरे साल का लेंगे। तो म्यूचुअल वैल्यू है, म्यूनिसिपल वैल्यू 160, फेयर रेंट है 208, एसआर है 190। 190 आ गया? अरे आया कि नहीं आया? आया तो 1,90,000। एक्चुअल रेंट कोई मेरे को बताएगा कितना है? एक्चुअल रेंट है 13,500 पर मंथ। कब से कब तक? 1 अप्रैल से लेकर के 31 जनवरी तक, सिर्फ 10 मंथ्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है, ये तो मैंने पहले ही दे दिया था। क्या कोई वैकेंसी का लॉस है क्या? नहीं, वो भी नहीं है। तो 13,500 पर मंथ कर देंगे तो हमारा कितना बनेगा 10 महीने का? बताओ। 13,500 के हिसाब से 10 महीने का बनेगा 11,250। एक जीरो ऐड करना भाई, 1,35,000। 13,500 पर मंथ है ना, और 10 महीना है, तो उसके लिए कैलकुलेटर क्यों चाहिए? ये 11,250 बोला इसलिए हम बोला, इन सब के लिए कैलकुलेटर मत लेना। ठीक है, एक जीरो ऐड करना है बस। ठीक है, अब ई आर और ए आर विच एवर इज हायर। क्या हायर है? क्या चीज? 2 महीना खाली नहीं था, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड था। अब तुम यहाँ पे लॉस ड्यू टू वैकेंसी की हो, वो अनरियलाइज्ड रेंट माइनस होता है। अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है क्वेश्चन में? तो बल्कि अनरियलाइज्ड रेंट के लिए पता है, इस क्वेश्चन को लिखते समय सच में कंफ्यूजन में था कि ये लाइन तुम लोग के लिए दे कि नहीं दे। फिर हम रहम खा के तुम लोग के लिए ये वाला लाइन लिखा कि हम बोला बच्चा लोग बेचारा लोग कंफ्यूज हो जाएगा, चला के दे दिया कि देयर इज नो अनरियलाइज्ड रेंट। फिर कैसे अनरियलाइज्ड रेंट हो गया? सबसे पहला तो चीज है, क्वेश्चन को ऊपर से लेके नीचे तक हर चीज पढ़ेंगे, हर चीज पढ़ेंगे क्वेश्चन के अंदर। हम तुम लोग को बोलता है 5 मिनट में सॉल्व करने, आज तक कभी 5 मिनट में वापस हम स्टार्ट किया है? हम तो तुम लोग को 7-8 मिनट दे ही देता है, तो हड़बड़ी क्यों करना है? ठीक है, चलो ई आर और ए आर विचएवर इज हायर हो गया। अब ये क्या हो जाता है, यही हम लोगों का जीएबी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का ना कोई अनरियलाइज्ड रेंट है ना कोई लॉस ड्यू टू वैकेंसी है, तो दिमाग नहीं लगाना है। यही आ गया हम लोगों का जीएबी। इसमें से क्या माइनस करेंगे फटाफट से बता दो। म्यूनिसिपल टैक्स जो हमने पे किया है, म्यूनिसिपल टैक्स कितना पे हुआ है बता दो फटाफट से। म्यूनिसिपल टैक्स 5% का पे किया गया है। 5% किसका? 1,60,000 का। ठीक है, चलो 1,60,000, तो 8,000 हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और NAV आ गया 1,82,000। ठीक है, इसमें से क्या माइनस होगा? सबसे पहले आंख बंद करके स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30% तो माइनस कर ही देंगे। हाँ मिलता है, अगर मान लो आपका जीएवी तक करेक्ट है तो जीएवी तक का स्टेप मार्किंग मिल जाएगा, इसीलिए सारा स्टेप्स अच्छे से लिख के आना एग्जाम में। ठीक है, अब मेरे को कोई बताएगा कितना होता है 1 लाख? ठीक है, चलो 54,600। और एक और करना है लेस, वो क्या है? इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? तो बोला गया कि रिपेयर्स को भूल जाइए, इंश्योरेंस को भूल जाइए। 1,25,000 का इंटरेस्ट है ऑन कैपिटल बोरोड फॉर कंस्ट्रक्टिंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेचारा बोरो कर लिया 1998 में। अब 1998 दिया हुआ है तो क्या मानेंगे कि 1 अप्रैल 1999 के तो पहले ही है, क्योंकि जो भी हुआ था वो 98 में बोरो हुआ था, तो 1 अप्रैल 1999 के पहले है तो 30,000 मिलेगा बस मैक्सिमम। क्योंकि ये 1,25,000 है तो पूरा 1,25,000 नहीं मिलेगा, सिर्फ
30,000 मिलेगा तो कितना हो जाएगा? एक सेकंड रुको, और कोई फैक्ट है क्या इस क्वेश्चन के अंदर, बताओ। नहीं, वही हम देख रहे हैं ना कि और कुछ है क्या। सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेजिडेंशियल म्युनिसिपल टैक्स हमने 5% का कंसिडर कर लिया है। फाइंड आउट फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बस परफेक्ट है। बस कितना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कितना निकला? बताओ 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 बताओ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना निकला? अब हम चेक नहीं करने जा रहे, ठीक है। 97,400। अब क्वेश्चन के अंदर केस 2 भी था। केस 2 क्या बोलता है? क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा अगर रेंट बन जाएगा 18,500 पर मंथ? क्यों करेंगे? मैंने क्या बोला? मैंने बोला जहां पे सेम ही हाउस पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट है, पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, गवर्नमेंट बोलता है मेरे नज़र में तो पूरा ही साल सेल्फ लेट आउट है, पूरा। नहीं। और इसके पीछे पता लॉजिक भी है। एक मिनट को, इसके पीछे पता लॉजिक भी है, कभी रटो मत। अगर सेम ही हाउस लेट आउट भी है, सेम ही हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है, तो गवर्नमेंट कैसे आपको निल दे देगा? जितने पार्ट लेट आउट था उतने पार्ट का तो आपको रेंट मिला है ना, तो आपका एनएवी निल तो हो ही नहीं सकता ना। एनएवी निल तो वहां है क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड पूरे साल था, तो मेरा एक्चुअल रेंट 0 है। इसीलिए याद रखना, सेम हाउस है इसीलिए गवर्नमेंट भी बंधा हुआ है, आपको निल कैसे दे देगा? कुछ तो कमाए होंगे, एक महीना भी भाड़े पे लगाए तो एक महीने का 10-15 हजार तो आया होगा, तो निल तो हो ही नहीं सकता। अब अगर मेरा केस 2 के अंदर सिर्फ एक चीज बदल रहा है, वो है रेंट 18,500 बन जा रहा है, तो जीएबी मेरा 1,90,000 रहेगा, ठीक है। एक्चुअल रेंट कितना हो जाएगा? 18,500 के हिसाब से 10 महीना मतलब 1,85,000, तो सेम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगेन यही हायर है और यही हायर है, तो बाद बाकी सारा कैलकुलेशन तो इसी के बेसिस पे हुआ, तो हम लोग का आंसर 97,400 सेम है, ठीक है। आंसर रिमेन्स सेम। इलस्ट्रेशन नंबर 12 खत्म। अब रुको, इलस्ट्रेशन 14 अभी हम लोग कर नहीं पाएंगे। इलस्ट्रेशन 13 जो है, इसको करने के पहले, नहीं रुको रुको रुको, होमवर्क तो हम आज तुम लोग को देगा, अलग से देगा। एक बार इधर आओ। केस नंबर 7 हम लोग का डिस्कशन पेंडिंग था, इसको कर लेते हैं और बस इलस्ट्रेशन 13 कर लेंगे, और आज का क्लास हम लोग का क्या हो जाएगा? ओवर हो जाएगा, ठीक है। चलो, केस नंबर 7 क्या बोलता है? केस नंबर 7 है वही वाला केस जो हम लोग शाहरुख खान का पढ़ रहे थे, कि 5 घर है, 5 घर है तो कोई 2 को हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, उससे ज्यादा तो मानने दिया नहीं जाएगा, तो बाकी को क्या मान लेंगे? असेसी चीखे जा रहा है कि सर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सरकार क्या बोलेगी? डीम कर लिया लेट आउट है, तुमको रेंट नहीं आ रहा है, आप भुगतो उस 3 प्रॉपर्टी के अंदर, एक्सपेक्टेड रेंट को निकाल के भुगतिए। गवर्नमेंट यही बोल रही है ना, बेनिफिट बस 2 ही तक देंगे, है कि नहीं? अब है तो अब सुनो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीम्ड टू बी लेट आउट। डीम्ड का मतलब क्या होता है? जो नहीं है लेकिन मान लिया गया है, ठीक है। डीमिंग फिक्शन, डीमिंग फिक्शन मतलब जिस चीज को हमने मान लिया है। अच्छा, जो है उसको मानना क्या है? इधर ये कैमरा है, इसको मानने का जरूरत है, ये तो है ना, लेकिन ये मानो नहीं है, और हम तुम लोग ऐसे बोले कि मानो क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, तो तुम लोग क्या मानोगे? कि यहाँ पे कैमरा रखा हुआ है, ठीक है। अब जहां डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, वहां पे क्या होता है? कब होता है? जब असेसी के पास मोर देन 2 प्रॉपर्टी है जो वो सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर अप टू 2 प्रॉपर्टीज है तब तक तो मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मोर देन 2 है तब मेरे को क्या करना पड़ेगा? इनकम फ्रॉम वर्ड देखो, एनी 2 प्रॉपर्टीज, और वो भी क्या? एट द ऑप्शन ऑफ द असेसी। हाँ, असेसी के पास चॉइस है, हाँ। बता रहे वही तुम लोग को निकालना है, वही तुम लोग को निकालना है क्वेश्चन, हाँ। बस, तो अब उसके अंदर क्या करेंगे? कोई भी 2 आपको सिलेक्ट करना रहेगा कि आप किसको सेल्फ ऑक्यूपाइड लोगे। जिनको आप सेल्फ ऑक्यूपाइड लोगे उसका एनएवी निल मान लेना, बाकी सारे प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे? डीम्ड लेट आउट मान लेंगे। अब क्या ये ऑप्शन एक बार ले लिए तो फिक्स हो गया, कि हम लोग हर साल अपने सुविधा के हिसाब से चेंज कर सकते हैं? कैन बी चेंज्ड। हाँ, ये है कि असेसी का बेनिफिट के लिए है ये सेक्शन। असेसी को जिसमें बेनिफिट है वो ले लो,
सरकार ये बोलता है आपका, और लॉजिक सोचो, लॉजिक सोचो, लॉजिक सोचो, शाहरुख खान का आज मन किया, अब हो गया बॉम्बे से, बहुत मन भर गया, अब और नहीं रहना है। एकदम कर सकते, उसके लिए जो भी सबसे ज्यादा टैक्स एफिशिएंट होगा वो उसमें रहेगा। कितना लोग होता है जो लोग आज इंडिया छोड़ के दुबई शिफ्ट होना चाह रहा है, हम तो एक बार में अगर लॉक कर देंगे 1 साल में, वो तो बेचारा फंस गया। तो कुछ नहीं, हर साल आप अपना देख लो आपको किस में बेनिफिशियल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जिसको डीम्ड मान लिए लेट आउट प्रॉपर्टी, वहां क्या करेंगे? एक्चुअल रेंट तो जीरो है, क्योंकि अगला तो यही बोल रहा है कि मैंने तो रेंट पे लगाया नहीं, सब सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहा हूं। तो एक्सपेक्टेड रेंट को ही जीएवी ले लेंगे, क्योंकि एक्चुअल रेंट तो जीरो है। अब क्वेश्चन ऑफ कंसिडरिंग एक्चुअल रेंट डज नॉट अराइज, कॉन्सिक्वेंटली कोई एडजस्टमेंट होगा क्या वेकेंसी लॉस का या अनरियलाइज्ड रेंट का? जब वो बोलता है कि ये सारा प्रॉपर्टी मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये तो गवर्नमेंट 3 प्रॉपर्टी को डीम्ड लेट आउट मान ले रही है, तो क्या कोई अनरियलाइज्ड रेंट का एडजस्टमेंट होगा, वैकेंसी का एडजस्टमेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो डीम कर ले रहे हैं कि लेट आउट है। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्स का क्या कर सकते हैं? बोला हाँ, अगर आपने एक्चुअली पे किया है तो वो डीम्ड लेट आउट के अंदर लेस होगा, क्योंकि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड माने उसमें तो हम लोग एनएवी को ही निल ले रहे हैं, तो म्यूनिसिपल टैक्स का तो कुछ है ही नहीं। पढ़ लिए केस नंबर 7, एक क्वेश्चन खाली है उसको करेंगे और आज का क्लास ओवर। क्या है ये वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13, बस 5 घर है इसमें, पढ़ो, हाउस 5 है। देखो देखो, 5 घर है, आपसे असेसी ये पूछ रहा है, देखो ये सारे के सारे घरों को उसने रेसिडेंशियल के लिए यूज किया, बहुत अमीर आदमी है। एक एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, बस हम क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है? ये जो रवि है ना, ये कौन है पता है? ये है अपना रवि किशन। मनी फॉलोज माय ब्रदर, ठीक है? तो इसको इतना ज्यादा मनी फॉलो कर लिया कि ये 5 घर बना लिया, ठीक है? अब रवि किशन को तो टैक्स का आइडिया नहीं है, वो जल्दी द लेट में तुम लोग के पास आया कि हम लोग को फटाफट बता दो कि 5 घर में से कैसे कैसे टैक्स भरना है। हम्म, तुम बताओ कैसे। अच्छा, 2760 और 1590 वाला आप बोले कि आप अपने मान लोगे, और बाकी गवर्नमेंट को बोलोगे डीम टू बी लेट आउट। अब हम यहीं पे बोल देते हैं ये आंसर तो गलत है। मेरे को तो फाइनल आंसर पता है, क्योंकि इसको हम जब देखा था तब मेरे को ये वाला याद है, इसके अंदर तो ये नहीं है। आप लोगों ने निकाल दिया, एक जन का आ गया कि लेट आउट मान ले तो ये होगा सबका इनकम, और एक जन का आया कि अगर लेट आउट माने तो ये होगा इनकम। क्वेश्चन हम लोग से ये थोड़ी मांग रहा है कि लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है तो क्या होगा। क्वेश्चन क्या मांग रहा है अभय बताएगा। तो कैसे निकालेंगे? अब इसके बेसिस पे हम लोग क्लाइंट को डिसीजन दे सकते हैं क्या? मानो आप लोग टैक्स एडवाइजर हो, इसके बेसिस पे क्लाइंट को डिसीजन दे पाओगे क्या कि हाँ सर किसको लेट आउट मान लो और किसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो? कैसे देंगे डिसीजन, थोड़ा बता। हाँ, जिसका हाई है उसको हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे। अच्छा ठीक है, तो सबसे ज्यादा हाई किस किस दोनों का है? 1 और 5 का? तो कृषांक जो शुरू में बोला था वो तो गलत हो गया। शुरू में तो तुम हाउस 3 और हाउस 5 बोला था ना, 2760 और 1590। तो पहला तो हम लोग ये मान लिए कि भैया खाली एक्सपेक्टेड रेंट देख करके तो जवाब नहीं दे सकते हैं, निकालना तो पड़ेगा। ठीक है, हाउस 1 और हाउस 5 ये अपना आया। लकीली फाइनल आंसर हाउस 1 हाउस 5 ही है, लेकिन अपन जिस तरीके से निकाले हैं वो आधा है। वो आधा क्यों है? क्योंकि अब मेरे को एक चीज बताओ, इन्हीं 5 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर मान लेते एक बार पांचों को, एक बार के लिए मानो पांचों ही सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड करने से एक लॉस आएगा। पांचों में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में कभी भी इनकम नहीं आ सकता है, ठीक है? तो अब सुनो मेरा बात, मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, वो बात अगर एक बार में समझ में आए तो बताना, नहीं समझ में आए तो उसको दूसरे तरीके से लिखेंगे, ठीक है? मेरे पास है हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3
हाउस 4, हाउस 5। अभी मैं असेसी होके ये बोलता हूँ कि भाई पांचों ही मेरे लिए तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेकिन अब लॉ बोलता है कि कोई भी दो को लीजिए, बाकी को आपको लेट आउट ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास अलग अलग कॉम्बिनेशन बनता है कोई भी दो को लेने का, तो मैं कैसे करूंगा? तो मैंने बोला कि एक बार पांचों को ही लेट आउट मान लो, डीम कर लो पांचों को ही लेट आउट, जो आप लोगों ने किया। इनकम आया पांचों में, ठीक है। मैं बोलता हूं पांचों को ही डीम कर लो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक बार पांचों को। लॉस आएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड में कभी भी इनकम तो आ ही नहीं सकता है। हम लोगों ने इसके बेसिस पे कंक्लूड कर लिया कि जिसका सबसे हाईएस्ट इनकम है उसको भैया सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, लेकिन जिसका लॉस भी सबसे कम है उसका भी तो बेनिफिट लेंगे ना। करेक्ट, हमको तो देखना है कि डिफरेंस कितना हो जाएगा। कोई चीज में मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड मानने से 50 का लॉस आ रहा है, ठीक है, और लेट आउट मानने से 500 का इनकम आ रहा है, तो अब मैं क्या बोलूंगा कि रवि जी लॉस से अगर इनकम पे जाएंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड से अगर लेट आउट में जाएंगे, तो यहां पे 550 का इंपैक्ट है। लेकिन मानो किसी दूसरे में इनकम है 600 का और लॉस है 200 का। अब आपने क्या किया, आपने तो बस इनकम देख करके कंक्लूड कर लिया कि अरे अरे सर इसका इनकम हाई है, इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो। लेकिन यहां पे अगर डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा? तो कौन सा बेनिफिशियल है असेसी के लिए? ऊपर वाला। कैसे मतलब? देख, सुहानी समझिए ये वाला चीज, नहीं समझिए? चलो, मानो अभी हमने क्या किया, जैसे इस हाउस को लेते हैं, इस हाउस का ये वैल्यू आया 500 और 600, ठीक है, लेट आउट करने से। तुमने क्या बोला? तुमने बोला कि सर जिसका लेट आउट में हाईएस्ट आया दो का, उसको हम लोग मान लेंगे। बट मैं बोलता हूं मानो इधर लॉस अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड लेते तो 50 आता, और इधर अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड लेते तो 200 आता। क्या अभी आपका आंसर सेम रहेगा या अभी आपका आंसर बदलेगा? नहीं, उसको जवाब देने दो, क्यों बदलेगा? दोनों का लॉस अलग अलग है। तो अब मैं क्या बोलूंगा इस असेसी को कि सुनिए, अगर आप इस घर को लेट आउट मान लोगे ना, तो आपको इस घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना पड़ेगा, तो आपको लॉस कितना मिलेगा? सिर्फ 50 का। लेकिन यही मानो कि आप इस घर को लेट आउट मान लो, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड ये हो जाएगा, तो आपको ज्यादा लॉस मिलेगा। इनकम कम हो कि लॉस ज्यादा हो, मेरे लिए तो दोनों एक ही बराबर बात है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले पांचों घर को लेट आउट लेके निकालो, जो तुम लोगों ने किया, इसीलिए हम तुम लोग को रोका नहीं कि करो। अब पांचों ही घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान करके आंसर निकालो, और अब देखो डिफरेंस किसमें सबसे ज्यादा है। यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड से लेट आउट करेंगे तो इनकम में कितना बढ़ेगा? तो जितना ज्यादा बढ़ेगा, दो में जो टॉप दोनों घर जिसमें सबसे ज्यादा बढ़ेगा, उन दोनों में हम क्या एडवाइस देंगे कि सर आप इन दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानिए। क्यों? क्योंकि आपका लेट आउट जाते के संग संग इनकम भयंकर जंप कर जाएगा। और वो इनकम जंप करेगा कैसे पता चलेगा? तो यही रहा, यहां पे इनकम कितना जंप कर रहा है। मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मानू तो 200 का लॉस है, और लेट आउट मानो तो 600 का इनकम है, तो जंप कितना किया? 400। लेकिन यहां पे सेल्फ ऑक्यूपाइड मानू तो लॉस कितना है? 50। और लेट आउट मानू तो इनकम कितना है? 500, तो जंप कितना किया? 450। तो क्लाइंट को क्या एडवाइस करेंगे? 450 एडवाइस कर देगा। मानता है तो? ये बात तुम लोग बस हाँ बोलने के लिए बोल रहे हैं, क्लास खत्म कर दे हम इसलिए कि तुम लोग सच में हाँ मानता है इस बात को? मानते हो तो करे, अब पांचों का सेल्फ ऑक्यूपाइड करके करो, और करने के बाद फाइनल इनकम भी निकालना। हम्म, ये रहा क्वेश्चन। लेट आउट तो आप लोग निकाल लियो, पांचों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे और निकालेंगे। अगर तुम लोग के हिसाब से हाउस 1 हाउस 5 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हाँ तो बताओ फाइनल, बस हम तो बोल रहे सब कुछ हुआ है, बस फाइनल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बता दो।
चलो ठीक है, हम एक बार वहां तक पहुंचते हैं, तुम लोग बस मेरे को नंबर्स बता देना कि सब कुछ तो निकला वही है। ठीक है, हो जाएगा। स्टेप 1 क्या होता है हम लोगों का, एक सेकंड, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है ना, हाँ हो गया। स्टेप 1 क्या होता है हम लोगों का, डीम्ड लेट आउट मान लेंगे सबको। ठीक है, डीम्ड लेट आउट मान लेंगे तो उस केस में क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट ही हम लोगों का जीएवी बन जाता है, क्योंकि एक्चुअल रेंट तो है नहीं। तो एक्सपेक्टेड रेंट हम लोग को दिया हुआ है 12.7, फटाफट मेरे को बता दो तो। 12 लाख, 12,70,000, 2760, 490 और 1590। म्यूनिसिपल टैक्स माइनस होगा, होगा तो कितना कितना है बताओ। 40,000, 1,20,000, 1,90,000, 30,000, 120। ठीक है, एनएवी कितना आया बताओ। 11,60,000, 11,50,000, 25,70,000, 4,60,000, 14,70,000। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन बता दो 30% का। 3,48,000, 3,45,000, 7,71,000, 1,38,000, 4,41,000। इंटरेस्ट का कॉस्ट बताएगा कोई मेरे को। लेट आउट है तो हम लोग को कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जोड़ देंगे। लेट आउट है तो दिमाग ही नहीं लगाना है, तो जोड़ जोड़ के मेरे को बता देगा तुम लोग सबका। ठीक है, चलो 2,10,000 हम जोड़ इधर लेता है। ठीक है, 8 लाख हो गया ये, 15.7 लाख ये हो गया, 2 लाख इधर हो गया, 2 लाख इधर हो गया। ठीक है, बस मेरे 2,20 है क्या, 2,30 है ना, सॉरी। ठीक है, चलो बस मेरे को ये वाला नंबर लिखवा दो कितना। मैं बोल रहा हूँ कि जहां लेट आउट है, हाँ ठीक है, अलग अलग से भी माइनस कर लो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं होता तो लिखने का, बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि लेट आउट है तो कोई लिमिट तो है नहीं कि 2 लाख है या 30,000 है, दिमाग ही नहीं लगाना है। तो लेट आउट के अंदर कर लेंगे, तो बताओ लिखो मेरे को कितना कितना इंटरेस्ट है। 2,10,000 है, फिर 8 लाख है, 15,70,000 है, कितना, 2 लाख, 2 लाख ही तो है। उसको उसको एकदम घर जाने का वो हो गया, मतलब एकदम टेंशन में आ गई है। ठीक है, कितना इनकम आया फटाफट से। 6,02,000, 5,000, 2,29,000, फिर 122,000, फिर 799। ये है, ये हम लोग का स्टेप 1 खत्म हुआ। स्टेप 2 क्या बोलता है, सबको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, तो सबका एनएवी तो नील, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन नील, सिर्फ इंटरेस्ट का कॉस्ट मिलेगा। अब इंटरेस्ट कितना रहेगा पहले केस में, तो सुनो, इंटरेस्ट यहां पर है रिपेयर रिन्यूअल रिकंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि एक्विजिशन के लिए तो नील है। रिपेयर रिन्यूअल रिकंस्ट्रक्शन में फर्क ही नहीं पड़ता है कि कब लिए हो, 30,000, करेक्ट। नेक्स्ट वाले में एक्विजिशन के लिए लिए लेकिन सिर्फ 11,000 लिए हैं, और रिपेयर रिन्यूअल के लिए लिए हैं 7,89,000 है। ये मैक्सिमम कितना मिलेगा, 30,000, और इसका 11,000 जोड़ दो, कितना हुआ, 41,000। कहां से 8 लाख, किस किस का गलत हुआ ये, तुम लोग कितना लिया बताओ, समझा रहा, तुम लोग 2 लाख लिया, क्यों लिया 2 लाख, दोनों ऐड करके नहीं, सुनो पहला तो तुमको बताता है, ठीक है, सुनो सुहानी। एक्विजिशन के लिए लेंगे तो मैक्सिमम 2 लाख मिलेगा, रिपेयर रिन्यूअल के लिए मैक्सिमम 30,000 मिलेगा। तो पहला बात तो यहां पे रिपेयर रिन्यूअल कितना है, 7,89,000, इसको तो हम पहले ही रेस्ट्रिक्ट कर देंगे 30,000 पे। हाँ, एक्विजिशन के लिए इंटरेस्ट है, अगर उसके कारण 2 लाख पार होता, सुनो 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 तुम लोग, अगर एक्विजिशन के लोन के कारण 2 लाख पार होता तो हम 2 लाख तक चले जाते, लेकिन क्या उसके कारण हो रहा है 2 लाख पार, नहीं हो रहा है, तो 41,000 पे रेस्ट्रिक्ट कर देंगे।
तो इधर कितना होगा 41,000। फिर यहाँ पे कितना है 14 लैक्स, इसको कितना पे रोकेंगे 30,000। यहाँ पे इतना, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ करके 2 लाख। इन दोनों में तो ये है ही नहीं, तो बस इन दोनों को देखेंगे 2 लाख तक है, तो 2 लाख 2 लाख। अब मेरे को बताएगा कितना 30, 41, 2 लैक्स 2 लैक्स 2 लैक्स। ठीक है, तो ये क्या आ गया 30,000, 41, 2 लैक्स 2 लैक्स 2 लैक्स। कितना आया डिफरेंस, लॉस कितना आया? यहाँ पे 30,000 का लॉस है, यहाँ पे 41,000 का लॉस है, यहाँ पे 2 लाख का लॉस है, यहाँ पे 2 लाख का लॉस है, यहाँ पे 2 लाख का लॉस है। अब खाली अगर इनकम से देखते तो हम लोग क्या बोलते कि इसको और इसको करो, लेकिन अब हम लोग को क्या करना है, डिफरेंस से देखना है। डिफरेंस का लॉजिक सब लोग को समझ में आया है कि क्यों डिफरेंस से देखेंगे? तो कितना डिफरेंस है, 6,02,000 में से ये गया तो 6,32,000, 6,02,000 में से 30,000। अच्छा नहीं 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 नहीं, तुम क्या की बताओ, तुम लेस की हो तो तुम 6,02,000 में से 30,000 निकालियो, उसको ऐड करना बोलते हैं। जो हम किया है वो माइनस ही किया है, ये ऑलरेडी माइनस है ना, मतलब 30,000 का लॉस 6 लाख का इनकम बन गया, तो डिफरेंस कितना हुआ 6,30,000। अरे मानता है तो सुहानी बताएगी नेक्स्ट वाले का कितना डिफरेंस है। करना है, क्या करना है, एकदम सिंपल सा नंबर है, बताओ मेंटली बताओ, दिस एंड दिस। कोई और नहीं बताएगा, रुको 36, तो फिर तुम भी नहीं समझी। 41,000 का लॉस 5,000 का इनकम बन गया, तो डिफरेंस कितना हुआ? पहले तो 41,000 का लॉस 0 बना होगा, और फिर 5,000 का इनकम बना। मानता है तो 46,000। अब कृषांक बताएगा तीसरे वाले का कितना है। हाँ, क्योंकि 2 लाख का लॉस 2,29,000 का इनकम बन गया, तो 4,29,000। तीसरे वाले का अभय बताएगा, फोर्थ वाले का 2 लाख का लॉस 1,22,000 का इनकम में कन्वर्ट हो गया। लास्ट वाले का भूमि फिर से बताएगी क्या है, 999,000, 9,99,000 बन गया। अब देखेंगे अपन, और अपन क्या बोलेंगे असेसी को कि सर सबसे ज्यादा इनकम का डिफरेंशियल इन दोनों में है, करेक्ट। कृषांक हो गया, रुको 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 रुको, एक सेकंड रुको, देखो समझो। कौन सा 3 लाख है? नहीं, ये 2 लाख है भाई। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर तो मैक्सिमम 2 ही लाख का लॉस हो सकता है ना। 2 लाख और 7,99,000। हाँ हाँ सॉरी, तुम लोग का हड़बड़ी के कारण ही मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा उड़ गया है, वरना हम बहुत प्यारे तरीके से लिख रहा था। इसी क्वेश्चन में मेरा असली हैंडराइटिंग सामने आ गया, जो तुम लोग के सामने कभी हमको दिखाना नहीं था। ठीक है, तो मानते हो कि इन दोनों को हम लोगों को सेल्फ ऑक्यूपाइड रखना चाहिए, और बाकी तीनों को लेट आउट मान लेना चाहिए। फटाफट से सॉल्व कर ले, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो निकालना ही है, क्वेश्चन तो यही मांग रहा है। तो लेंगे, बट फाइनल आंसर तो एक टेबल में बना के दिखाएंगे ना। ये आएगा तो एकदम बम्पर आएगा। बताओ, आप फाइनल में तो क्लाइंट को तो आप ऐसे लिख के दोगे ना कि सर 3 घर आपका लेट आउट हो गया, 2 घर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया। एनएवी बताओ मेरे को क्या होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड का तो नील, और लेट आउट का तीनों का एनएवी कितना है तुम लोग ऊपर निकाला ही है, 1150, 2570, 460, करेक्ट। 11,50,000। फिर हाउस 3 का कितना था 25, और हाउस 4 का कितना था 4,60,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे, इन दोनों में तो 0, इन तीनों में कितना बता दो, 345,000, यहाँ पे कितना
771 000 138 000। इंटरेस्ट कितना? अभी हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, हाउस 5, 5 हाउस है, पांचों में इंटरेस्ट मिलेगा क्या? पहले तो ये बताओ कितना कितना मिलेगा। अच्छा, हाउस 1 में हम लोग 30,000 देंगे, ठीक है। हाउस 2 में कितना मिलेगा ये कृषांक बताएगा, और कोई नहीं बताएगा। हाउस 2 में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? क्यों मिलेगा हाउस 2 में इंटरेस्ट 41? बता कृषांक। हम्म, क्यों 2 लाख होगा? हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं? हम लोग अभी क्या बना रहे हैं? टेबल, ये टेबल में क्या बन रहा है? ये खोया हुआ है ना। हम लोग इस टेबल के अंदर फाइनल निकाल रहे हैं, तो हाउस 2 को हम लोग लेट आउट माने हैं। हाउस 2 को लेट आउट मानेंगे तो 2 लाख पे क्यों रोकेंगे भाई? जितना इंटरेस्ट है टोटल उतना देंगे ना। 11 लाख प्लस 780, पूरा 8 लाख मिलेगा। हाउस 3 में कितना मिलेगा? हाउस 4 का फिर से कृषांक बता कितना मिलेगा। चलें देख, 2 लाख मिलेगा क्योंकि हम लोग एक्चुअल देख रहे हैं। हाउस 5 में कितना मिलेगा? 2 लाख मिलेगा। मानता है सब लोग? पक्का? सुहानी छोड़ के बाकी 3 जन बोलेगा कि 2 लाख मिलेगा। मिलेगा? तुम लोग पिछला क्लास ही नहीं किया। 30,000 क्यों मिलेगा? देख लो, जिसको जो देखना है देख लो, लेकिन 2 लाख नहीं मिलेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 लाख मिलेगा। तो ये जो हम लोग इलस्ट्रेशन किए थे, तुम लोग इसको घर जाके प्रैक्टिस ही नहीं किया कोई भी। ये वाला इलस्ट्रेशन, इस इलस्ट्रेशन में क्या किए थे? जिस एसएससी के पास 2 घर है, दोनों ही सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो दोनों का मिला के 2 लाख आता था ना। तो जब हम लोग यहाँ पे एक सेल्फ ऑक्यूपाइड में 30,000 ले चुके हैं, तो दूसरे में क्या 2 लाख दे पाएंगे? 170। और यही क्वेश्चन के अंदर फंसने का जगह था, इसीलिए तो बार बार चीख के बोल रहा था इनकम बताओ, इनकम बताओ। क्योंकि जहां तुम लोग सेल्फ ऑक्यूपाई माना है ना, वहां पे तुम लोग इंडिविजुअली देखना, समझा? जहां पे सेल्फ ऑक्यूपाई माना है वहां पे इंडिविजुअली ही देखना। अरे यार ये क्या किया, वहां पे इंडिविजुअली ही देखो। लेकिन जब इनकम निकाल रहे हैं तो यहां पे 30 ले लिए, तो यहां पे सिर्फ 1,70,000 ले पाएंगे, क्योंकि 2 लाख तो टोटल होता है जितना मेरे पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है सारा का मिला के। इसीलिए हम इलस्ट्रेशन 10 पहले कराया था ना। मानता है तो? मानना ही पड़ेगा, मतलब तुम लोग समझ नहीं रहा, बस बोलने के लिए बोल दे रहा। 30,000। अब कितना? ये तो हम लोग का ऊपर से ही आ जाएगा। 5,000, 229,000। ये कितना था? 122 था। 799 नहीं होगा, -1,70,000। फाइनल आंसर सेट ऑफ करेंगे पहले इंट्रा हेड। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आएगा? 5,000, 229, 122 जोड़ो, 229, 122, 5,000, और माइनस क्या करेंगे? 2 लाख। तो अरे यार 3,54,000 है क्या? नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 1,56,000। बोलो, ये क्वेश्चन तुम लोगों के सर के ऊपर से गया, हमको पता है। जेन्युइनली आया तो
हाँ अभी नहीं, और कुछ नहीं सॉल्व करेंगे, आज का क्लास हो गया। नहीं नहीं, मसाला क्वेश्चन छोड़ दो, मसाला क्वेश्चन हटा दो, मसाला क्वेश्चन बाद में करेंगे। देखो मेरा तुम लोग को यही बोलना है कि अब तुम लोग को हम एक क्वेश्चन बैंक दिया था ग्रुप के अंदर, अलग से देखा होगा तुम लोग, विजय बोल के क्वेश्चन बैंक तुम लोग को दिया हुआ है। कौन सा बोल? हम्म। देखो 170 क्यों किए समझो। मेरे पास दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, करेक्ट। जो इंटरेस्ट मेरे को मिलता है वो दोनों का मिला के 2 लाख मिलता है ना टोटल। ये पहले वाला 30,000 इसलिए आया है क्योंकि देखो, एक सेकंड रुको, यहाँ पे कितना है फर्स्ट वाले में, 2,10,000 है, 30,000 है, तो 30,000 तो यहाँ पे यूज हो गया ना, तो बचा क्या, 1,70,000। अब यहाँ पे आप देखो, नियम नियम से 2,30,000 मिल सकता है, मतलब नियम से तो 2 लाख तक जा सकते हैं ना, क्योंकि ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेकिन 30,000 तो वहीं पे यूज कर लिया हाउस वन में, तो यहाँ पे 1,70,000 यूज कर पाएंगे। तो मैं तुमको देखो क्या बोलना चाहता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो था, सुनो सुनो सुनो, अभी अभी तुम्हारा सोल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग किए थे सॉल्व, याद आ रहा है, रंग बिरंगा क्वेश्चन लास्ट क्लास के एंड में। यहाँ पे मेरे को एक चीज बताओ, जब हम लोग 2 लाख किसी में भी दे रहे थे, वो हाउस वन और हाउस टू दोनों का मिला के दे रहे थे ना 2 लाख, ठीक है। तो यहां पर भी ये जो आदमी है, इसका हाउस वन भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और हाउस 5 भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। हाउस वन में इंटरेस्ट बन रहा है 30,000 का, हाउस टू में इंटरेस्ट बन रहा है 2,30,000 का, दोनों मिला के कितना दोगे, 2 लाख देंगे। तो हाउस वन में अगर 30,000 दे रही है तो 2 लाख बनाने के लिए हाउस 5 में कितना दोगे, मानता है, करेक्ट। अब समझ में आया क्यों 170 दे रहे। चलो मान लो तुम ये सोचा कि नहीं सर हमको हाउस वन में कुछ नहीं देना है, तो एक ही बात है, हाउस 5 में पूरा 2 लाख दे दो, कहीं पे भी कुछ भी दे दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल को कोई बोल सकता है कि नहीं हम हाउस वन में सिर्फ 0 देंगे क्योंकि हम पूरा 2 लाख हाउस 5 में यूज करना चाह रहे हैं, कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम ही रहेगा, आंसर सेम ही रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर को फाइनल आंसर से मतलब है। एग्जामिनर आपसे ये मांग रहा है फाइंड आउट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसका अगर टोटल आंसर 1,56,000 आ गया चलेगा, मानो हम यहाँ पे 0 कर दिया तो ये क्या आएगा 0, यहाँ पे 170 नहीं पूरा 2 लाख दे देंगे, तो ये क्या आ जाएगा -2 लाख, करके देख लो आंसर 156 ही रहेगा, क्योंकि हम क्या किए, यहाँ का 30,000 को यहाँ ले गए, ठीक है। अब तुम लोग क्या करेगा, सुनो गौर से सुनो, एक मिनट रुको, उसका भी फोन सुनो। होमवर्क के लिए आज तुम लोग को दे रहा है, जो तुम लोग को क्वेश्चन बैंक मैंने दिया है, विजय एक अलग से पीडीएफ डाला हुआ है, ग्रीन कलर का क्वेश्चन है, उसके अंदर सोल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चंस है, ये तुम लोग होमवर्क में करेगा। अपना नेक्स्ट क्लास जो होगा